मीटिंग जिसमें दुनिया भर के देश ये तय करते हैं कि कौन से जानवरों और पौधों की इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो सकती है और किसकी नहीं। और भारत उसमें एक सुपरस्टार की तरह प्रपोजल्स रखता है ताकि अपने अनोखे स्टार टॉर्टोइस को बचाया जा सके। बिल्कुल, किसी मूवी प्लॉट जैसा लगता है ना? एग्जैक्टली। वेल, ये रियल है और आज हम इसी दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाली है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। ट्रस्ट मी, इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, लेट्स टेक अ क्विक लुक। ओके। हम शुरू करेंगे साइट्स से, जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड का ग्लोबल रेगुलेटर है। फिर हम भारत के अपने लॉज जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को समझेंगे। ठीक है। वील ऑल्सो टॉक अबाउट माइग्रेटरी स्पीशीज और IUCN रेड लिस्ट। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आएगा सबका फेवरेट टॉपिक, प्रोजेक्ट टाइगर, उसके सेंसेस और चैलेंजेस। ऑफ कोर्स। उसके बाद प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, चीता रीइंट्रोडक्शन और आखिर में प्रोजेक्ट लायन पर भी बात करेंगे। वाओ, सो इट्स अ पैक्ड सेशन। इट इज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक नेम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्ट 1। Broad micro theme, the why and the how of protecting nature. So let's start with the basics. What is wildlife conservation? Is it just about saving cute animals? बेसिकली कंजर्वेशन का मतलब है रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना, वेस्ट नहीं करना। Right. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब वाइल्ड एनिमल्स और उनके घर यानी हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना ताकि इकोसिस्टम्स हेल्दी रहें। सिंपल है ना? ये सुनने में सिंपल लगता है, but that one word, wisely, असली खेल वहीं पर है। अच्छा। हाँ, conservation is all about balance. सोचो, if we cut down all the trees just for paper, तो पक्षी कहाँ रहेंगे? सही है। और if we pollute all our agricultures, तो मछलियों का क्या होगा? What's wise for a global conservation body? हो सकता है वो किसी local fisherman के लिए बिल्कुल unfair हो, जिसकी livelihood उसी नदी पे डिपेंड करती है। Wow, that's a deep point. हाँ, उस एक शब्द में a world of conflict छुपा है। Okay, let's unpack this. Introduction. The word conservation sounds simple, but it's a huge and critical concept जो हमारी धरती के भविष्य को डिसाइड करता है। बिल्कुल। Background. And why is it so important? क्योंकि हर स्पीशीज, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक भी पीस मिसिंग हुआ तो पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। इट्स लाइक अ जेंगा टावर। यू पुल आउट वन रॉन्ग ब्लॉक और सब कुछ नीचे आ सकता है। राइट। सो व्हाट्स द कोर लॉजिक हियर? कंजर्वेशन में दो चीजें आती हैं, बायोटिक मतलब लिविंग रिसोर्सेज, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। एग्जैक्टली, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग रिसोर्सेज, जैसे पानी, हवा, सॉइल। ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बायोटिक रिसोर्सेज पर फोकस करता है, जानवर, पौधे और उनके हैबिटेट। इसका मेन गोल है वेस्टफुल या हार्मफुल यूटिलाइजेशन को रोकना। एंड द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? ओह, इट्स मैसिव। जब हम जंगलों को बचाते हैं, हम सिर्फ जानवरों को नहीं बल्कि अपने भविष्य को भी बचाते हैं। कैसे? क्लीन एयर, क्लीन वाटर, हमारी फसलों के लिए पॉलिनेशन, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। हेल्दी इकोसिस्टम्स हमें सर्विसेज देते हैं जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। ये लग्जरीज नहीं है, नेसेसिटीज हैं। प्रिसाइसली। कंक्लूजन। सो द कोर आइडिया इज जुडिशियस यूज एंड प्रोटेक्शन। मतलब समझदारी और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना, बर्बादी नहीं। दिस इज द फाउंडेशन फॉर आवर एंटायर डिस्कशन टुडे, याद रखना। बिल्कुल। अब जो फाउंडेशन सेट हो गया है, लेट्स बिल्ड ऑन इट विद अ फ्यू क्वेश्चंस टू मेक श्योर ये क्रिस्टल क्लियर है। श्योर, गो अहेड। मैंने कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन, ये दोनों शब्द बहुत सुने हैं, इनमें रियल डिफरेंस क्या है? ग्रेट क्वेश्चन। इसे ऐसे समझो, कंजर्वेशन का मतलब है वाइज यूज। Okay. मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करना, Right. ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी उन्हें यूज कर सकें। Right. प्रेजर्वेशन ऑन द अदर हैंड मींस नो यूज। No use. हाँ, मतलब उस एरिया को पूरी तरह से अनटच्ड रखना, ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करके, जैसे किसी नेशनल पार्क का प्रिस्टीन कोर एरिया। Got it? Okay. Can you give me a simple everyday example of biotic and abiotic resources? ऑफ कोर्स, हम जो सब्जियां खाते हैं वो बायोटिक रिसोर्स है, Right. लिविंग प्लांट से आती हैं। और abiotic? द वाटर वी ड्रिंक और द एयर वी ब्रीथ, नॉन लिविंग बट लाइफ के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल। आपने इकोसिस्टम हेल्थ और इकोसिस्टम सर्विसेज मेंशन किया। ये इतने जरूरी क्यों हैं? सुनने में थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं। What's fascinating here is that they are not abstract at all. Healthy ecosystems हमें invaluable services फ्री में देते हैं। For example? For example, bees का हमारी फसलों को pollinate करना, ये billions of dollars की सर्विस है। फॉरेस्ट का हवा को क्लीन करना एक सर्विस है। वेटलैंड्स का पानी को नेचुरली प्यूरिफाई करना एक सर्विस है। ये नॉन नेगोशिएबल है हमारे सर्वाइवल के लिए। Right. एक और कॉमन सोच है कि कंजर्वेशन सिर्फ बड़े कैरिज्मेटिक एनिमल्स जैसे टाइगर्स के लिए है। इज दैट ट्रू? नॉट एट ऑल। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कंजर्वेशन हर एक क्रीचर के लिए है, फ्रॉम द टाइनीएस्ट इंसेक्ट्स टू द जायंट व्हेल्स। हर कोई इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। एक छोटी सी स्क्रू भी तो मशीन के लिए जरूरी होती है, राइट? द टाइगर इज जस्ट द फेमस फेस ऑफ अ मच लार्जर मूवमेंट। Okay. Last one. Can you give me a clear example of wasteful utilization? ओवरफिशिंग एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जब हम समुद्र से इतनी मछलियां पकड़ लेते हैं कि उनकी पॉपुलेशन नेचुरली रिकवर ही न कर पाए। मतलब हम उस रिसोर्स को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली। दैट्स अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ अनसस्टेनेबल एंड वेस्टफुल यूटिलाइजेशन ऑफ एबायोटिक रिसोर्स। परफेक्ट। चलो अब पॉज करके बोलो, कंजर्वेशन इज द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मेंटेन इकोसिस्टम हेल्थ।
इन शॉर्ट, कंजर्वेशन सिर्फ जानवरों को बचाने के बारे में नहीं है, ये उस पूरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बचाने के बारे में है जिसका हिस्सा हम इंसान भी हैं। टॉपिक नेम रेगुलेटिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ. ब्रॉड माइक्रो थीम, द ग्लोबल पुलिस फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रेड साइट्स। Okay, so we know we need to conserve wildlife. But what are the biggest threats? उनमें से एक है illegal international trade. अ ह्यूज वन। तो दुनिया इसे कंट्रोल कैसे करती है? That brings us to CITES. What exactly is it? साइट्स का मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा। बेसिकली ये गवर्नमेंट्स के बीच एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। और इसका मेन काम एनालॉजी, साइट्स को वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए एक ग्लोबल ट्रैफिक लाइट समझो। ट्रैफिक लाइट. इंटरेस्टिंग. हाँ, इसके 3 मेन कैटेगरीज या अपेंडिसेस हैं जो बताते हैं कि आप गो, स्लो डाउन या स्टॉप करें। ओके. इंट्रोडक्शन, ये सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रीटी को एक्शनेबल रूल्स में बदल देता है जिसे हर देश फॉलो कर सकता है। बैकग्राउंड, ये एग्रीमेंट 1970s में बना था जब दुनिया ने रियलाइज किया कि एक्सोटिक पेट्स, फर, लेदर और मेडिसिन की डिमांड कई स्पीशीज को एक्सटिंक्शन की तरफ धकेल रही है. It was a global SOS call. Core logic. Now here's the key thing. CITES legally binding है, but it doesn't replace national laws. हर मेंबर कंट्री, जिसे पार्टी कहते हैं, को CITES के रूल्स को लागू करने के लिए अपने डोमेस्टिक लॉज बनाने पड़ते हैं. अच्छा, और इन रूल्स को रिव्यू और अपडेट करने के लिए सारी पार्टीज हर 2-3 साल में एक बड़ी मीटिंग में मिलते हैं जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और कॉप कहते हैं. ओके। एंड इन इंडिया ये परमिट कौन देता है? भारत में परमिट देने वाली अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB है. तो लेट्स टॉक अबाउट दोस ट्रैफिक लाइट्स। वो 3 अपेंडिसेस क्या हैं? राइट. अपेंडिक्स 1 एक हार्ड रेड लाइट है. रेड लाइट? इसमें वो स्पीशीज हैं जो मोस्ट एंडेंजर्ड हैं एंड ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन. इनका कमर्शियल ट्रेड ऑलमोस्ट पूरी तरह से बैन है, जैसे टाइगर्स, एलिफेंट्स, राइनोज. ठीक है। व्हाट अबाउट अपेंडिक्स 2? अपेंडिक्स 2 एक येलो लाइट है. इसका मतलब है प्रोसीड विद एक्सट्रीम कॉशन एंड द राइट पेपर वर्क. इस लिस्ट में वो स्पीशीज हैं जो अभी एक्सटिंक्शन के खतरे में नहीं है, बट माइट बिकम सो इफ देयर ट्रेड इजंट कंट्रोल्ड. मोस्ट साइट्स लिस्टेड स्पीशीज इसी कैटेगरी में है. तो ट्रेड अलाउड है बट विद प्रॉपर परमिट्स। एग्जैक्टली. एंड द लास्ट वन, अपेंडिक्स 3. अपेंडिक्स 3 एक नेबरहुड वॉच अलर्ट जैसा है। आई लाइक दैट. अगर कोई देश अपने बॉर्डर्स के अंदर किसी स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो साइट्स के दूसरे देशों से उस स्पीशीज के ट्रेड को कंट्रोल करने में मदद मांग सकता है। इट्स अ मोर कोऑपरेटिव एंड कंट्री स्पेसिफिक लिस्टिंग। द ट्रैफिक लाइट एनालॉजी रियली मेक्स इट क्लियर. पर रूल्स उतने ही पावरफुल होते हैं जितने पावरफुल देश उन्हें फाइट करते हैं. और रिसेंटली ऐसा लगता है कि भारत इन ग्लोबल मीटिंग्स में एक मेजर प्लेयर बन गया है. एब्सोल्युटली। भारत सिर्फ एक साइलेंट मेंबर नहीं है, इट्स अ पावर हाउस। COP 18 जो जिनेवा में 2019 में हुई थी, भारत ने सक्सेसफुली अपने स्टार टॉर्टस और 2 ऑटर्स की स्पीशीज को अपग्रेड करने का प्रपोजल रखा। अपग्रेड मतलब ये अपेंडिक्स 2 की येलो लाइट से अपेंडिक्स 1 की रेड लाइट में मूव करना. वाओ, दैट्स अ ह्यूज विन। हाँ, ये इलीगल पेट ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था. और मोर रीसेंट COP 19 जो पैनामा में 2022 में हुई थी, इंडियाज सक्सेस कंटिन्यूड. एक मेजर टर्टल कंजर्वेशन एफर्ट ऑपरेशन टर्टल शील्ड को इंटरनेशनल प्रेज मिली. ग्रेट। भारत ने 2 क्रिटिकली एंडेंजर्ड टर्टल स्पीशीज को भी अपेंडिक्स 1 में मूव करवाया. प्लस उस मीटिंग से हमारे पास 2 फैंटास्टिक केस स्टडीज हैं. ओके, लेट्स हियर देम। पहला है जयपुर ग्राउंड घी को. ये एक छोटी छिपकली है जो सिर्फ ओडिशा और आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट्स में मिलती है. और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत सुंदर है एंड हाईली सॉट आफ्टर इन द इंटरनेशनल पेट मार्केट. COP 19 में भारत ने सक्सेसफुली इसे अपेंडिक्स 2 में लिस्ट करवा दिया. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इसका मतलब है कि अब इसका ट्रेड ग्लोबली मॉनिटर्ड है. हाँ, अब किसी भी गेको को एक्सपोर्ट करने के लिए परमिट चाहिए जो इल्लीगल स्मगलिंग को ट्रैक और कर्ब करने में मदद करता है। इट पुट्स दिस लिटिल इंडियन लिजर्ड ऑन द ग्लोबल कंजर्वेशन रेडार। Fascinating. And the second case study? नॉर्थ इंडियन रोजवुड और शीशम, ये कंजर्वेशन वर्सेस लाइवलीहुड की कहानी है। अच्छा. शीशम भारत में बहुत कॉमन है, सो इट्स नॉट एंडेंजर्ड, बट इसकी लकड़ी दूसरी थ्रेटन्ड रोजवुड स्पीशीज जैसी दिखती है। The look-alike problem. एग्जैक्टली। इस वजह से पूरे रोजवुड जीनस को अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया था। इससे इंडियन आर्टिजन्स के लिए एक नाइटमेयर क्रिएट हो गया। कैसे? सडनली कॉमन शीशम की लकड़ी से बने छोटे से हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए भी साइट्स परमिट की जरूरत पड़ने लगी, जो एक बहुत बड़ा ट्रेड बैरियर था। Oh, I can imagine. मुझे याद है मैं एक क्राफ्ट्समैन से बात कर रही थी राजस्थान में, जो इस रूल की वजह से ऑलमोस्ट आउट ऑफ बिजनेस हो गया था। उसने अपने आंगन में एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहा, ये शीशम मेरी दादा ने लगाया था। दुनिया कैसे कह सकती है कि ये एंडेंजर्ड है? It really highlights the gap between global policy and local reality. So what did India do? At COP 19, India argued its case brilliantly. एक नया रूल पास हुआ। अब शीशम आइटम्स के छोटे कंसाइनमेंट्स को बिना साइट्स परमिट के एक्सपोर्ट किया जा सकता है। Conclusion. This was a massive relief for thousands of artisans and a perfect example of how India is using the sites platform to protect both its biodiversity and its people's livelihoods. बिल्कुल. So sites rules बनाता है,
बट ऑन द ग्राउंड डेटा और इन्फोर्समेंट में कौन हेल्प करता है? ग्रेट क्वेश्चन। साइट्स अकेला काम नहीं करता, इसे ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करते हैं लाइक 1. माइक मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ये प्रोग्राम ट्रैक करता है कि एलिफेंट्स को कहां और क्यों इलीगली मारा जा रहा है। इंडिया में 10 माइक साइट्स हैं जो हमें पोचिंग से लड़ने के लिए क्रूशल डेटा देती हैं। 2. ट्रैफिक द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। ये एक एनजीओ है जो एक ग्लोबल डिटेक्टिव की तरह काम करता है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड ट्रेंड्स को इन्वेस्टिगेट और एनालाइज करता है। ओके। वो डेटा प्रोवाइड करते हैं जो साइट्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। एंड 3. CAWT कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। ये गवर्नमेंट्स की एक पार्टनरशिप है जिसमें भारत भी शामिल है, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम से लड़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। सो इफ आई अंडरस्टैंड दिस करेक्टली, साइट्स ग्लोबल लॉ है, बट माइक, ट्रैफिक और CAWT इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस फोर्सेस की तरह हैं जो इसे इन्फोर्स करने में मदद करते हैं। That's a perfect way to put it. Now let's lock this in with a few questions. अगर टाइगर अपेंडिक्स आई में है तो इसका प्रैक्टिकली ट्रेड के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड पूरी तरह से इलीगल है। इट्स अ टोटल रेड लाइट। आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए टाइगर पार्ट्स को बॉर्डर्स के पार खरीद या बेच नहीं सकते, पीरियड। परफेक्ट। अब शीशम के साथ असली प्रॉब्लम क्या थी? Was it a conservation issue for the species itself? नहीं, और दैट्स द की इनसाइट। प्रॉब्लम शीशम के कंजर्वेशन की नहीं थी, जो कि अबंडेंट है। ये एक आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम थी, एक लुक अलाइक इशू जिसने अनइंटेंशनली भारतीय कारीगरों की लाइवलीहुड्स को हर्ट किया। Exactly. Now you mentioned the COP meetings. उनका मेन फंक्शन क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वो जगह है जहां सभी मेंबर कंट्रीज मिलकर रिव्यू करते हैं कि ट्रीटी कैसे काम कर रही है। क्रूशली यहीं पर प्रपोजल्स पर वोट होता है। जैसे क्या किसी स्पीशीज को अपेंडिक्स 2 से 1 में मूव करना है या रूल्स को बदलना है, जैसे उन्होंने शीशम के लिए किया। इट्स द डेमोक्रेटिक हार्ट ऑफ साइट्स। जयपुर गेको को अपेंडिक्स 2 में लिस्ट करने का क्या फायदा है? इससे इंटरनेशनल स्क्रूटनी आती है। ये गेको को इंपोर्ट करने वाले किसी भी देश को भारत से वैलिड एक्सपोर्ट परमिट चेक करने के लिए फोर्स करता है। इससे स्मगलर्स के लिए इसे कस्टम से पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, क्या साइट्स अपने आप में एक लॉ है या कुछ और? ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, बट इट्स नॉट अ सेल्फ एनफोर्सिंग लॉ। इट्स मोर ऑफ अ फ्रेमवर्क। मतलब हर देश को साइट्स रूल्स को एक्चुअली इंप्लीमेंट और एनफोर्स करने के लिए अपने नेशनल लॉज पास करने पड़ते हैं। उन नेशनल लॉज के बिना साइट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। Excellent. अब practice saying. CITES regulates international wildlife trade through 3 appendices that act like a global traffic light system. In short, CITES is the global rule book, but it's the actions of countries like India and the support of organizations like Traffic that make the rules effective on the ground. Topic name: Policies, Laws Concerning Sites in India. Broad micro theme? India's legal armor for wildlife protection. So that's the global rule book, CITES. आपने कहा कि इसके काम करने के लिए हर देश को अपने पावरफुल लॉज चाहिए। So what is India's legal weapon in this fight? That would be the Wildlife Protection Act of 1972 or the WPA. ये भारत में वाइल्ड के लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। इट्स आवर लीगल बैकबोन। Introduction? The WPA शेड्यूल्स को एक VIP के लिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी की तरह सोचो। Background? 1972 से पहले भारत में कुछ लॉज थे पर वो वीक और फ्रैगमेंटेड थे। पोचिंग रैम्पेंट थी। WPA एक लैंडमार्क एक्ट था जो पहली बार पूरे देश के लिए एक यूनिफाइड पावरफुल लीगल फ्रेमवर्क लेकर आया। Core logic. The Act's genius lies in its schedules. ये जानवरों और पौधों को डिफरेंट लिस्ट्स में कैटेगराइज करता है बेस्ड ऑन कि उन्हें कितनी प्रोटेक्शन चाहिए। लेट्स लुक एट द ओरिजिनल शेड्यूल्स। ओके। शेड्यूल I एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 ये प्रेसिडेंट लेवल VIPs के लिए है। इन जानवरों जैसे टाइगर, लायन और एलिफेंट को एब्सोल्यूट हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है। इन्हें हार्म करने पर सबसे सीवियर पनिशमेंट्स हैं। राइट। शेड्यूल 3 एंड 4 ये भी प्रोटेक्टेड है, लेकिन वायलेशंस के लिए पेनल्टीज कम स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। शेड्यूल 5 ये ऑपोजिट है। इसमें वर्मिन माने जाने वाले जानवर लिस्टेड हैं, जैसे कौवा या फ्रूट बैट्स। इनकी जीरो सिक्योरिटी है और इन्हें पेस्ट डिक्लेयर होने पर टारगेट किया जा सकता है। एंड शेड्यूल 6? That was for specific plants, making it illegal to cultivate them. ओके, सो इट्स अ ग्रेडेड सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन। क्या ये लॉ टाइम के साथ चेंज हुआ है? Yes, ये और भी स्ट्रॉन्ग होने के लिए इवॉल्व हुआ है। एक क्रूशल अपडेट था 2006 अमेंडमेंट। राइट। इस अमेंडमेंट ने 2 ऑर्गेनाइजेशंस को असली ताकत दी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इससे पहले ये कमिटीज की तरह थे जो सिर्फ सजेशंस दे सकते थे। स्टैट्यूटरी बॉडीज बनने के बाद ये एक पुलिस फोर्स की तरह हो गए जिनके पास रूल्स इन्फोर्स करने की लीगल पावर थी। It was a massive power up for wildlife protection. And I hear there was a more recent change in 2022. Correct. The WPA 2022 अमेंडमेंट ने चीजों को सिंप्लीफाई किया। इसने शेड्यूल्स की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी, जिससे लॉ को समझना और इम्प्लीमेंट करना आसान हो गया। और वो 4 शेड्यूल्स कौन से हैं? शेड्यूल 1 अभी भी जानवरों के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। Okay. शेड्यूल 2 फॉर एनिमल्स नीडिंग अ लोअर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। शेड्यूल 3 फॉर प्रोटेक्टेड प्लांट्स। और चौथा? एंड दिस इज की शेड्यूल 4 साइट्स के अंडर लिस्टेड स्पेसिमेंस के लिए एक नया शेड्यूल बनाया गया। कंक्लूजन,
This directly connects our domestic law with our international sites commitments, making enforcement much more streamlined. दैट मेक सेंस। अब उस पुलिस फोर्स के बारे में बात करते हैं जिसका आपने जिक्र किया, द WCCB। The Wildlife Crime Control Bureau WCCB, जो 2007 में बनी, इंडियाज नोडल एजेंसी है ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम से लड़ने के लिए। इट्स लाइक द CBI फॉर वाइल्ड लाइफ स्मगलर्स। एग्जैक्टली इसका मेन काम है बड़े स्मगलिंग सिंडिकेट्स पर इंटेलिजेंस गैदर करना और दूसरी एजेंसीज पुलिस, कस्टम्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, इवन इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करना। इनके काम का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? They run some amazing operations. For instance, Operation Clean Art, mongoose hair की स्मगलिंग पर क्रैकडाउन करने के लिए पहला पैन इंडिया ऑपरेशन था। mongoose hair। हाँ, you wouldn't believe it, पर हजारों mongooses को सिर्फ उनके बालों से पेंट ब्रशेस बनाने के लिए मारा जा रहा था। That's horrible। इस ऑपरेशन ने इस इशू पर नेशनल अटेंशन अट्रैक्ट की। एक और ग्रेट इनिशिएटिव था नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस कैंपेन, यूएन के साथ एक अवेयरनेस कैंपेन ताकि इलीगल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो। It's incredible how deep these illegal networks run. Okay, let's do a quick quiz to cement this. Without a doubt, WPA में सबसे पावरफुल शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल आई, ये हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन देता है। इट्स द आयरन शील्ड फॉर इंडियाज मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज। आपने मेंशन किया कि गवर्नमेंट किसी जानवर को वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है। इसका एक्चुअली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी वाइल्ड एनिमल, जब तक वो शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में ना हो, को एक स्पेसिफिक एरिया और टाइम के लिए पेस्ट घोषित कर सकती है। और उसके बाद? Once an animal is on the vermin list, उसकी सारी लीगल प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है एंड इट कैन बी हंटेड विदाउट द यूजुअल रिस्ट्रिक्शंस। ये आमतौर पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। Why was the 2022 amendment, which rationalized the schedules, so important? इसका मेन गोल था सिंप्लीफिकेशन और साइट्स के साथ बेटर अलाइनमेंट। साइट्स लिस्टेड स्पीशीज के लिए एक डेडिकेटेड शेड्यूल 4 बनाने से कस्टम्स और एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि इंटरनेशनली ट्रेडेड आइटम्स पर कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। इट रिमूव्स एम्बिग्यूटी। क्या शेड्यूल 1 एनिमल को लीगली हंट करना एवर पॉसिबल है? Yes, but only in the most extreme and specific circumstances. स्टेट का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिशन दे सकता है, पर सिर्फ तब जब वो जानवर ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा बन गया हो या ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जिसका इलाज न हो सके। It is an absolute last resort. And one more time, why was the 2006 amendment that created statutory bodies like the NTCA and WCCB such a game changer? Because it gave them legal power and authority. एक स्टैट्यूटरी बॉडी पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाई जाती है। अच्छा। इसका मतलब है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नहीं है जिन्हें पुश अराउंड किया जा सके। उनके पास एक लीगल मैंडेट है एंड द पावर टू एनफोर्स इट। इट वाज अ मोमेंट द वॉचडॉग्स ग्रू टीथ। Perfect. अब practicing. The WPA 1972 provides graded legal protection to species through its schedules, with Schedule I being the most powerful. इन शॉर्ट, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत का लीगल फोर्ट्रेस है कंजर्वेशन के लिए, और WCCB जैसी बॉडीज फ्रंट लाइंस पर इसे डिफेंड करने वाले सोल्जर्स हैं। Topic name: Convention on Migratory Species. Broad micro theme: protecting animals that don't know borders. Okay, we've talked about animals within India, but what about animals that don't respect human-made borders? Birds, turtles, whales. They travel across countries, they don't carry passports. Right. Exactly. तो उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? And that's where another crucial international treaty comes in, the Convention on Migratory Species, CMS, जिसे Bonn Convention भी कहते हैं, क्योंकि इसे बॉन जर्मनी में साइन किया गया था। Introduction. The core idea of CMS is beautiful. Migratory animals किसी एक नेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। They are a shared natural heritage, जिसे पूरी ह्यूमैनिटी को मिलकर प्रोटेक्ट करना होगा। बैकग्राउंड: अमर फैल्कन के बारे में सोचो। वो साइबेरिया से उड़ता है, भारत को क्रॉस करता है और साउदर्न अफ्रीका तक जाता है। वाओ। उसके सर्वाइव करने के लिए उसे अपने रूट पर आने वाले हर देश में सेफ पैसेज चाहिए। अगर वो भारत में प्रोटेक्टेड है लेकिन किसी और देश में उसका शिकार होता है तो पूरी पॉपुलेशन रिस्क पर है। CMS इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। कोर लॉजिक। जस्ट लाइक CITES, CMS में भी 2 अपेंडिसेस हैं। अपेंडिक्स 1, इसमें वो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्शन के खतरे में है। मेंबर कंट्रीज को उन्हें स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन देनी होती है, उनके हैबिटेट्स को कंजर्व करना होता है और उनके माइग्रेशन में आने वाली ऑब्स्टिकल्स को हटाना होता है। एंड अपेंडिक्स 2, इसमें वो स्पीशीज हैं जिन्हें इंटरनेशनल कोऑपरेशन से सिग्निफिकेंटली फायदा होगा। इन स्पीशीज के लिए देश मिलकर स्पेसिफिक रीजनल एग्रीमेंट्स बनाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क बिटवीन कंट्रीज। क्या भारत ने यहाँ भी कोई रोल प्ले किया है? अ ह्यूज रोल। 2020 में भारत ने CMS की 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP13 को गांधीनगर, गुजरात में होस्ट किया था। दैट्स अ प्राउड मोमेंट। हाँ, और भारत अगले 3 सालों के लिए COP का प्रेसिडेंट बन गया। स्पीशीज ऐड की गई भारत के लिए। क्रूशली, एशियन एलिफेंट, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन, इन सबको अपेंडिक्स 1 में ऐड किया गया। मतलब स्ट्रिक्टेस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल मेंबर नेशंस। Yes. And I heard about a Gandhinagar declaration. What was that? That was a very important document adopted at the meeting. इसने इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी के आइडिया को ग्लोबल कंजर्वेशन पॉलिसी का सेंट्रल पार्ट बनाने पर जोर दिया। Conclusion. In simple terms, सिर्फ डेस्टिनेशंस, नेशनल पार्क्स को प्रोटेक्ट करना काफी नहीं है। You have to protect the highways too,
द माइग्रेटरी रूट्स एंड कॉरिडोर्स जो जानवर यूज करते हैं। इस डिक्लेरेशन ने उस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड स्टेज पर ला दिया। सीएमएस की सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव कैमी जैसी इनिशिएटिव्स भी हैं जो स्नो लेपर्ड जैसी स्पीशीज को कंजर्व करने पर काम करती हैं। ओके, लेट्स मेक श्योर वी हैव दिस स्ट्रेट। इसे बॉर्न कन्वेंशन क्यों कहते हैं? Simply because the treaty was signed in the city of Bonn, Germany, way back in 1979. ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज का कॉमन नेम है। You said the Gandhinagar Declaration was a big deal. Can you explain its importance one more time? Its significance is that it shifted the global focus. बहुत समय तक conservation specific places को protect करने के बारे में था। इस declaration ने कहा कि हमें और बड़ा सोचना होगा, हमें उन places के बीच के connections को protect करना होगा। इसने animal highways, birds के लिए flyways, elephants के लिए corridors को protect करने के idea को global biodiversity policy के center में ला दिया। What's the practical benefit of adding the Great Indian Bustard to CMS Appendix 1? This is critical. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक्सटिंक्शन के कगार पर है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच माइग्रेट करता है। अच्छा, इसे अपेंडिक्स आई में लिस्ट करने से अब दोनों देशों पर इसे स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन देने और इसके कंजर्वेशन पर कोऑपरेट करने का एक फॉर्मल इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। ये इशू को सिर्फ एक नेशनल कंसर्न से उठाकर एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देता है। So it forces countries to work together. Exactly. Perfect. Now practicing the Bonn Convention protects migratory species across their entire range, ensuring countries cooperate to protect shared wildlife. इन शॉर्ट, CMS इस आइडिया पर आधारित है कि नेचर हमारे मैप्स को नहीं देखती और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने बॉर्डर से परे देखना सीखना होगा। टॉपिक नेम: इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। Broad micro theme: the global scorekeeper of species health. ओके, हम एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड जैसे टर्म्स यूज करते आ रहे हैं। ये डिसाइड कौन करता है? Who is the official scorekeeper for the health of the world's species? That would be the IUCN, the International Union for Conservation of Nature. ये एक massive global organization है, but it's most famous for one thing, the IUCN Red List. Introduction. Red List को दुनिया के सभी स्पीशीज के लिए a most comprehensive medical report की तरह सोचो। It tells us who is healthy, who is sick, and who is in the emergency room. Background. The Red List was started way back in 1964. उस समय हमारे पास ये जानने का कोई स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं था कि कौन सी स्पीशीज ट्रबल में है। रेड लिस्ट ने हजारों स्पीशीज के एक्सटिंक्शन रिस्क को असेस करने के लिए एक रिगरस साइंटिफिक सिस्टम बनाया, and it has become the global standard. Core logic. The Red List स्पीशीज को क्लासिफाई करने के लिए a set of clear criteria यूज करता है। The most important term to know is threatened. इसमें ऑफिशियली 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, CR, ये इमरजेंसी रूम है। वाइल्ड में एक्सटिंक्शन का हाईएस्ट पॉसिबल रिस्क। एक स्पीशीज यहाँ लिस्ट हो सकती है अगर उसकी पॉपुलेशन 10 सालों में 90% से ज्यादा घट गई हो या 50 से कम अडल्ट्स बचे हों। सेकंड, Endangered, EN, a very high risk of extinction. एंड थर्ड, Vulnerable, VU, a high risk of extinction in the future if we don't act now. It's a yellow flag. सो इट्स अ क्लियर डेटा ड्रिवन सिस्टम। एक फन फैक्ट, Right. इसकी फिजिकल बुक जिसे रेड डेटा बुक कहते हैं में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए पिंक पेजेस होते थे, Oh, wow. बट इसमें ग्रीन पेजेस भी होते थे उन स्पीशीज के लिए जो रिकवर हो चुकी थी, व्हिच इज अ नाइस टच ऑफ होप। That is good. And who does all this work specifically for birds? एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये IUCN के लिए बर्ड्स की ऑफिशियल रेड लिस्ट अथॉरिटी है। भारत में इसकी पार्टनर है द फेमस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS। Real world impact. Bird Life International एक और चीज आइडेंटिफाई करता है जिसे Important Bird and Biodiversity Areas और IBAs कहते हैं। ये वो साइट्स हैं जो बर्ड सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है। इन IBAs भारत में 554 है को आइडेंटिफाई करके हम अपने कंजर्वेशन एफर्ट्स को उन जगहों पर टारगेट कर सकते हैं जहां उनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। So, who actually creates the IUCN Red List? Is there a small group of people in an office? Not at all. And that's what makes it so powerful. ये दुनिया भर के हजारों साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स और कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स के एक मैसिव ग्लोबल नेटवर्क द्वारा कंपाइल और अपडेट किया जाता है। Wow. It's one of the biggest citizen science and expert collaboration projects on the planet. What's the real world difference between a species being endangered versus vulnerable? इसे टाइम और प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में सोचो। एक एंडेंजर्ड स्पीशीज नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्शन का बहुत हाई रिस्क फेस करती है। एक वल्नरेबल स्पीशीज मीडियम टर्म फ्यूचर में हाई रिस्क फेस करती है। So, vulnerable is a serious warning, while endangered is a blaring alarm bell. Exactly. Telling us we are running out of time. Why are IBAs so important for conservation planning? What's fascinating is their strategic value. अब हर जगह सब कुछ एक साथ नहीं बचा सकते। Right. IBAs एब्सोल्यूट प्रायोरिटी साइट्स को पिनपॉइंट करते हैं। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज, मनी, स्टाफ एंड पॉलिटिकल अटेंशन को इन आइडेंटिफाइड IBAs पर फोकस करके हम कई बर्ड स्पीशीज को ज्यादा इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। It's about being smart with our efforts. बिल्कुल। Perfect. Now, practice saying the 3 threatened categories: critically endangered, and vulnerable. In short,
The IUCN Red List is the most powerful tool we have to understand the state of the world's biodiversity and prioritize our conservation efforts where they are needed most. Topic name, Tiger Conservation and Project Tiger, broad micro theme. India's roaring success story. Okay, we've covered the global rules and the scorekeepers. Now let's see how these are put into action with one of the greatest comeback stories in conservation history, Project Tiger. Introduction. Project Tiger का असली जीनियस सिर्फ टाइगर्स को बचाना नहीं था. It was about saving entire ecosystems by creating a fortress for them. Background? In the early 1900s, दुनिया में करीब 100,000 टाइगर्स थे. Oh, wow. By the 1970s, India's population had crashed to less than 2,000. 2006 में हम rock bottom पर थे with just 1,411 tigers. Challenges बहुत बड़े थे. Habitat loss from dams and mines, poaching for the illegal medicine trade और domestic dog से फैलने वाली बीमारियां. So in 1973, India launched Project Tiger at Jim Corbett National Park. इसकी core strategy क्या थी? Core logic. The project was built on a brilliant strategy. Core buffer. इसने टाइगर रिजर्व्स का एक नेटवर्क बनाया, हर रिजर्व में 2 जोन्स के साथ. Okay, the first zone. द कोर एरिया. ये लीगली एक नेशनल पार्क या सैंक्चुरी होता है. इट्स एन अनटचेबल फोर्ट्रेस. टाइगर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव ब्रीडिंग ग्राउंड फ्री फ्रॉम ऑल ह्यूमन एक्टिविटी. And the second? द बफर एरिया. ये कोर एरिया को सराउंड करने वाला जोन है. इट एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर विद द ह्यूमन वर्ल्ड. यहाँ इंसान और वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं और लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन में इन्वॉल्व किया जाता है. A model of conservation real estate that actually works. And who manages this huge undertaking? द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. जैसा हमने डिस्कस किया, इसे 2006 में एक पावरफुल स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया. इट्स द मेन कमांड सेंटर फॉर प्रोजेक्ट टाइगर अक्रॉस द कंट्री. So how do we even know how many tigers there are? The census must be incredibly difficult. इट इज. पुराना मेथड था पग मार्क टेक्निक, मतलब पैरों के निशान गिनना. इट वाज वेरी इनएक्यूरेट एंड सब्जेक्टिव. और आज? टुडे वी यूज हाई टेक साइंटिफिक मेथड्स. हम हजारों कैमरा ट्रैप्स यूज करते हैं जो टाइगर्स की पिक्चर्स लेते हैं. और क्योंकि हर टाइगर का स्ट्राइप पैटर्न यूनिक होता है, लाइक अ ह्यूमन फिंगरप्रिंट. हाँ. हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हम उनकी पूप का डीएनए एनालिसिस भी करते हैं. wow. ये सारा डेटा एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है जिसे MSTIPES मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस कहते हैं. The results have been amazing, right? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एब्सोल्युटली. 2018 सेंसस में 2,967 टाइगर्स थे. अ 33% जंप फ्रॉम 2014. भारत ने अपना ग्लोबल गोल ऑफ डबलिंग इट्स टाइगर पॉपुलेशन 4 साल पहले ही अचीव कर लिया. Incredible. लेटेस्ट 2022 सेंसस दिखाता है कि पॉपुलेशन 3,000 का मार्क क्रॉस कर चुके हैं विद 3,167 टाइगर्स. इसका मतलब है इंडिया इज नाउ होम टू अ स्टैगरिंग 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर्स. But it's not all good news, is it? कंक्लूजन. नो, ग्रोथ रेट स्लो हो गई है. जहां शिवालिक हिल्स जैसे कुछ एरियाज में पॉपुलेशन बढ़ी है, वहीं वेस्टर्न घाट्स और झारखंड, ओडिशा जैसे स्टेट्स में घटी है. This tells us where the new battlegrounds are. एग्जैक्टली. हैबिटेट लॉस और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के थ्रेट्स अभी भी बहुत रियल हैं. इस सक्सेस को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA भी लॉन्च की है. Okay, that was a great overview. Let's dig a little deeper. Why is the core buffer strategy considered so innovative? ऑन पेपर ये सिंपल लगता है, बट इन रियलिटी इट्स अ ब्रिलियंट सोशियो इकोलॉजिकल सोल्यूशन. कोर जोन टाइगर्स को ब्रीड करने के लिए एक अनडिस्टर्ब्ड स्पेस देता है. Right. बफर जोन एक्नॉलेज करता है कि आप सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके लोगों और जानवरों को इंटरैक्ट करने से नहीं रोक सकते. Right. इट्स डिजाइन टू मैनेज दैट इंटरैक्शन, reduce conflict, and give local communities a stake in conservation. You mentioned the NTCA is a statutory body. Why is that specific detail so important? इसका मतलब है कि इसे पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा बनाया गया है. ये इसे लीगल पावर और अथॉरिटी देता है. It's not just another government department. एग्जैक्टली. वो टाइगर रिजर्व्स के लिए लीगली बाइंडिंग गाइडलाइन सेट कर सकता है, उनके आसपास प्रोजेक्ट्स को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है, एंड हैज अ लीगल मैंडेट दैट कांट बी इजीली इग्नोर्ड. The MSTIP's technology sounds very cool. How is it better than just counting with cameras? कैमरा ट्रैप्स हमें हु और वेयर बताते हैं. MS ट्राइब्स हाउ और वाई ऐड करता है. अच्छा. ये सिर्फ टाइगर्स को काउंट नहीं करता, ये फॉरेस्ट गार्ड्स के पेट्रोल रूट्स, पोचिंग इंसिडेंट्स, हैबिटेट कंडीशंस और प्रे पॉपुलेशंस पर भी डेटा ट्रैक करता है. ये पार्क मैनेजर्स को एक रियल टाइम डैशबोर्ड देता है टू मेक स्मार्टर डेटा ड्रिवन डिसीजंस. India holds 75% of the world's tigers. Where are the other 25%? टोटल 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, जिनमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, रशिया और कई साउथ ईस्ट एशियन नेशंस शामिल हैं. हाउएवर, इनमें से कई देशों में बहुत छोटी फ्रिजाइल टाइगर पॉपुलेशंस हैं, जो इंडिया के रोल को और भी क्रिटिकल बना देता है. You mentioned tiger corridors. Why are these so important? दिस इज अ क्रिटिकल कॉन्सेप्ट. टाइगर कॉरिडोर्स को टाइगर हाईवेज की तरह सोचो. Okay. सिर्फ नेशनल पार्क्स उनके घर को प्रोटेक्ट करना काफी नहीं है.
टाइगर्स को मेट्स ढूंढने और न्यू टेरिटरीज एस्टैब्लिश करने के लिए इन पार्क्स के बीच मूव करने की जरूरत होती है। ये कॉरिडोर्स उस मूवमेंट को अलाउ करते हैं। एग्जैक्टली इनके बिना टाइगर पॉपुलेशंस आइसोलेटेड हो जाएंगी, लीडिंग टू इनब्रीडिंग एंड जेनेटिक प्रॉब्लम्स। इन कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना आज टाइगर कंजर्वेशन में सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। Got it. Now practicing, Project Tiger uses a science-based core buffer strategy administered by the statutory body NTCA. In short, Project Tiger is a world-renowned success story, but the latest census data shows that the mission is far from over and now requires focusing on new challenge areas and protecting corridors. Topic name: International Efforts Towards Tiger and Snow Leopard Conservation. Broad micro theme. Global teamwork for big cats. So India has done its part for tigers, but this has to be a global effort, right? Absolutely. Big cat conservation एक देश का काम नहीं हो सकता. Introduction. This is where global teamwork comes in. 2010 में एक historic meeting हुई, the St. Petersburg Tiger Summit. Background. इस समिट में 13 टाइगर रेंज कंट्रीज एक साथ आए और उन्होंने एक कलेक्टिव प्रॉमिस की. इसे सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन कहा गया. And what was the promise? कोर लॉजिक. उन्होंने ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को अडॉप्ट किया, जिसका एक सिंपल, पावरफुल और बहुत एम्बिशियस गोल का TX2. T for tiger, X2 for double. Correct. The goal was to double the global wild tiger population by the year 2022. इस गोल ने दुनिया भर के कंजर्वेशन एफर्ट्स को गैल्वेनाइज किया. And how do you ensure that all these different countries are managing the tiger reserves well? Is there a common standard? Yes, there is. It's called Conservation Assured Tiger Standards or CATS. ये एक एक्रेडिटेशन टूल है जो असेस करता है कि टाइगर रिजर्व्स को कितनी इफेक्टिवली मैनेज किया जा रहा है. It's like an ISO certification for tiger conservation. Exactly. इंडियाज पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने 2020 में पहला TX2 अवार्ड जीता था फॉर डबलिंग इट्स टाइगर पॉपुलेशन अहेड ऑफ स्केड्यूल. Now let's move from the jungles to the high mountains to an animal they call the ghost of the mountain. द स्नो लेपर्ड. 2009 में भारत ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया. Real world impact. ये प्रोजेक्ट टाइगर से अलग है. कैसे? ये सिर्फ एक स्पीशीज पर फोकस नहीं करता. इट यूजेस अ लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच. स्नो लेपर्ड फ्लैगशिप स्पीशीज हैं. मतलब उसे और उसके वास्ट हाई एल्टीट्यूड हैबिटेट को प्रोटेक्ट करके हम ऑटोमेटिकली पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें आइबैक्स और ब्लू शीप जैसी दूसरी स्पीशीज और क्रूशियली लोकल कम्युनिटीज की लाइवलीहुड्स भी शामिल हैं. कंक्लूजन. भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3 बड़े लैंडस्केप्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे लद्दाख और HP में हेमिस पीटी और उत्तराखंड में नंदा देवी गंगोत्री. Okay, let's clarify a couple of things. The TX2 goal sounds amazing. Did the world achieve it? एज अ होल दुनिया ने ग्लोबल पॉपुलेशन को डबल करने का TX2 गोल अचीव नहीं किया. हाउएवर, कुछ देशों, मोस्ट नोटेबली भारत और नेपाल ने इसे अपने बॉर्डर्स के अंदर अचीव किया, which is a remarkable success. You said Project Snow Leopard uses a landscape-based approach. What does that mean in simple terms? And why is it different from Project Tiger's approach? प्रोजेक्ट टाइगर एक स्पीशीज फोकस्ड प्रोग्राम है जो टाइगर रिजर्व्स के अराउंड सेंटर्ड है. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड एक्नॉलेज करता है कि स्नो लेपर्ड्स वास्ट रगिड टेरिटोरीज में घूमते हैं जिन्हें आसानी से फेंस या एक पार्क डिक्लेयर नहीं किया जा सकता. तो सिर्फ एक पार्क पर फोकस करने के बजाय ये पूरे लैंडस्केप को मैनेज करने पे फोकस करता है, जिसमें मल्टीपल वैलीज, विलेजेस और ग्रेजिंग लैंड शामिल हो सकते हैं. It's about working with local communities to co-manage the whole area. Exactly. Okay, practice saying. The St. Petersburg Declaration set the ambitious TX2 goal to double the wild tiger population by 2022. In short, बिग कैट कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, शेयर्ड गोल्स और लोकल कम्युनिटी बेस्ड एक्शन दोनों जरूरी हैं. Topic name: Reintroduction of cheetahs in India. ब्रॉड माइक्रो थीम, bringing back the speed king. Okay, this next topic is one of the most exciting, ambitious, and controversial conservation projects in recent memory. Bringing the cheetah back to India. इंट्रोडक्शन. ये एक बहुत बड़ी बात है. भारत में 70 साल से ज्यादा पहले एक्सटिंक्ट डिक्लेयर होने के बाद चीतास को नमीबिया और साउथ अफ्रीका से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रीइंट्रोड्यूस किया गया है. Background. The significance of this is immense. This is the world's first intercontinental large carnivore translocation. It has never been done before at this scale. What's the main goal here? Is it just about having another cool animal to see? Core logic. The goal is much deeper. It aims to restore India's open forest and grassland ecosystems. Cheetahs इन habitats के लिए एक keystone species हैं. उन्हें वापस लाने से इन ग्रासलैंड्स की हेल्थ रिस्टोर करने में मदद मिल सकती है. Yes. और of course, the symbolic goal is to make India the only country in the world to have all 4 of the old world big cats: tiger, lion, leopard और अब cheetah. Why was Kuno National Park chosen for this historic project? कूनो को एक्सटेंसिव सर्वेस के बाद चुना गया. यहाँ सूटेबल सवाना लाइक हैबिटेट है, प्रे बेस एडिक्वेट है और क्रूशली पार्क के अंदर के सभी गांवों को सालों पहले सक्सेसफुली रीलोकेट कर दिया गया था, मेकिंग इट अ ह्यूमन फ्री जोन. But this project is also a big test, isn't it? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. यस, ये भारत के को एग्जिस्टेंस मॉडल का टेस्ट है. अफ्रीका में ज्यादातर चीताज फेंस्ड रिजर्व्स में रहते हैं.
कूनो में वो एक अनफेंस्ड पार्क में है। It's a bold experiment. Conclusion. However, there are serious concerns. कूनो में पहले से ही एक बहुत हेल्दी लेपर्ड पॉपुलेशन है और लेपर्ड्स चीतास के लिए, स्पेशली उनके कब्स के लिए, एक खतरा माने जाते हैं। This interspecies competition is a major challenge. हाँ, and we've unfortunately seen a number of cheetah deaths already. Just for clarity, many people get confused. How can you tell the difference between a cheetah, a leopard, and a jaguar? It's easy if you know what to look for. Okay, tell me about the cheetah. चीता की बिल्ड स्लेंडर, लॉन्ग लेगेड होती है स्पीड के लिए। इसके स्पॉट्स सिंपल सॉलिड ब्लैक डॉट्स होते हैं और सबसे आसान साइन है ब्लैक टियर मार्क्स जो उसकी आंखों से मुंह तक जाते हैं। The leopard? ज्यादा मस्कुलर और रोबस्ट होता है। इसके स्पॉट्स सॉलिड डॉट्स नहीं होते, वो क्लस्टर्स में ग्रुप्ड होते हैं जिन्हें रोजेट्स कहते हैं। ये रोजेट्स अंदर से खाली होते हैं। And the jaguar? लेपर्ड से भी ज्यादा स्टॉकी और पावरफुल, इसके रोजेट्स बड़े होते हैं और उनके अंदर स्मॉल ब्लैक डॉट्स होते हैं। Okay, let's break this down. You called it the world's first intercontinental large carnivore translocation. What does that mean? इसका मतलब है कि हमने एक लार्ज कार्निवरस स्पीशीज को एक कॉन्टिनेंट अफ्रीका से दूसरे कॉन्टिनेंट एशिया में मूव किया है, एक नई वाइल्ड पॉपुलेशन एस्टैब्लिश करने के गोल के साथ। दिस हैज नेवर बीन अटेम्प्टेड बिफोर। Why can't we just use the Asiatic cheetah from Iran? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। एशियाटिक चीता जो इंडिया में ओरिजिनली था, अब सिर्फ ईरान में सर्वाइव करता है और पॉपुलेशन क्रिटिकली लो है, शायद कुछ डजन इंडिविजुअल्स। That population is too small. Exactly. Too small and fragile to provide any animals for reintroduction. Genetically, the African cheetah is the closest relative, which is why it was chosen. The project is being criticized because of the cheetah deaths. Is this expected in a project like this? On one hand, yes. Reintroduction projects notoriously difficult होते हैं और experts ने predict किया था कि पहले साल में high mortality rate होगा। On the other hand, a number of deaths ने project की planning और management पे serious questions उठाए हैं। The world is watching this experiment very closely. so what is the simplest, most foolproof way to tell a cheetah from a leopard in a photograph? The tear marks. अगर आप फेस पर आंखों से मुंह तक वो डिस्टिंक्ट ब्लैक लाइंस देखते हैं, इट्स अ चीटा 100%। लेपर्ड्स में ये नहीं होती। Excellent. Now, practice saying, India's cheetah reintroduction is the world's first intercontinental large carnivore translocation, a high-risk, high-reward ecological experiment. In short, the cheetah reintroduction is a bold and ambitious attempt to restore a lost piece of India's natural heritage, but its success is far from guaranteed, and it remains a topic of intense scientific debate. Topic name? Conservation of lions. Broad micro-theme, the pride of Gujarat. From the cheetah, let's move to the king of the jungle, or in this case, the king of Gir, the Asiatic lion. Introduction. The story of the Asiatic lion is one of the most remarkable and inspiring comeback stories in the world. ये एक स्पीशीज को एक्सटिंक्शन के बिल्कुल कगार से वापस लाने की कहानी है। बैकग्राउंड, एशियाटिक लायन कभी वेस्ट एशिया से लेके ईस्टर्न इंडिया तक एक वास्ट टेरिटरी में घूमता था। But due to widespread hunting and habitat loss, by the early 20th century, वे हर जगह से खत्म हो गए, सिवाय एक छोटी सी जगह के, the Gir Forest in Gujarat. Population शायद 20-50 lions तक गिर गई थी। So what's their status today? Core logic. Today, उन्हें highest level of protection है। IUCN Red List पर वे endangered EN classified है। CITES में Appendix 1 में है और भारत के Wildlife Protection Act में Schedule 1 में है। And these protections have worked. How successful have the conservation been? Real world impact, it has been a spectacular success. Decades of focused conservation efforts की बदौलत, lion population steadily बढ़ी है। By how much? 2015 और 2020 के बीच ही पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 29% की वृद्धि हुई, जो 674 तक पहुंच गई। एंड दिस सक्सेस हैज अ रिपल इफेक्ट। उसी लैंडस्केप में लेपर्ड पॉपुलेशन भी बूम हुई है। To manage this, we have Project Lion. How does it work? कंक्लूजन, प्रोजेक्ट लायन एक लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड अप्रोच यूज करता है। What does that mean? इसका मतलब है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स सिर्फ गिर नेशनल पार्क की बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं है। लायंस अब प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर भी मूव कर रहे हैं और रह रहे हैं। So this approach involves managing the entire landscape. Exactly, including agricultural fields, villages and industrial areas, ताकि लायंस को मूव करने के लिए कॉरिडोर्स मिले और ह्यूमन लायन कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली मैनेज किया जा सके। Why did the lion survive only in Gir and nowhere else? It's a story of survival against all odds. वो गिर में सर्वाइव कर पाए प्राइमरीली क्योंकि उस समय के लोकल रूलर द नवाब ऑफ जूनागढ़ ने उन्हें अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन दी और लायन हंटिंग बैन कर दी। This gave the last few surviving lions a crucial sanctuary. Yes, और लोकल मालधारी पैस्टरल कम्युनिटी की ट्रेडिशनल टॉलरेंस ने भी एक ह्यूज रोल प्ले किया। The entire population is in one place. Isn't that risky? Yes, it is extremely risky. ये एशियाटिक लायंस के कंजर्वेशन में सबसे बड़ी चिंता है।
पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक ही लोकेशन पर होना उन्हें किसी कैटास्ट्रोफी जैसे कि एक डिजीज एपिडेमिक या एक बड़ी फॉरेस्ट फायर के प्रति हाईली वल्नरेबल बनाता है. So what's the solution? The solution, which has been recommended by scientists for decades, is translocation to establish at least one more free-ranging population of lions in a different location. Kuno National Park was actually prepared for this very purpose. Yes. But for various reasons, the translocation from Gujarat has not yet happened. This remains a major unresolved issue. Okay, last question. What is the main difference between the African and Asiatic lion? Subtle physical differences है. Asiatic lion थोड़ा छोटा होता है. सबसे distinguishing feature है a longitudinal fold of skin जो Asiatic lion के पेट के साथ चलती है, जो African lions में rare है. Also, male Asiatic lion का mane कम dense होता है, तो उनके कान अक्सर visible होते हैं. Incredible. Now practice saying, the Asiatic lion's survival is a success story based on long-term protection and a landscape-based conservation approach in Gujarat. In short, the story of the Asiatic lion shows that even a species on the absolute edge can be brought back. But the job is not done until we mitigate the risk of having all our lions in one basket. Wow, what a journey! From the legal intricacies of global treaties to the high-altitude homes of snow leopards and the last refuge of the Asiatic lion in Gir. Absolutely. The core theme today was understanding the interconnected web of global wildlife conservation frameworks and India's strategic initiatives. फर्स्ट हमने CITES को डिकोड किया, द वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ ट्रेड रेगुलेटर, और देखा कि भारत कैसे एक पावरफुल वॉइस बन गया है. Then we explored India's own legal fortress, the Wildlife Protection Act, and its powerful schedules. We also touched upon the CMS Convention for Migratory Species and the famous IUCN Red List, the global report card on the health of species. And then came the big case studies. हमने Project Tiger की roaring success देखी, built on the brilliant core buffer strategy. Finally, we explored exciting new initiatives like the cheetah reintroduction, Project Snow Leopard, and the success of Project Lion. Now, to make sure all this knowledge sticks, here are a few simple challenges. 1. अपने फ्रेंड को साइट्स के 3 appendices एक्सप्लेन करो एक सिंपल एनालॉजी यूज करके. 2. वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और 5 में क्या बेसिक डिफरेंस है, एक लाइन में बताओ. 3. MST IPS का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई टू रिकॉल. 4. चीता और लेपर्ड के बीच एक विजुअल डिफरेंस बताओ जो तुम्हें याद है. 5. प्रोजेक्ट टाइगर का मेन गोल क्या था जब वो 1973 में लॉन्च हुआ था? 6. भारत की कौन सी कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी एंड व्हाई? And here's your final challenge. Pick one Indian conservation project we discussed, Project Tiger, Lion, Cheetah or Snow Leopard. Rehearse presenting a 1-minute summary of it out loud, as if you're explaining it to your class. This will really lock in the knowledge. तो दोस्तों, that was our deep exploration of India's wildlife conservation efforts. It's clear कि challenges बहुत हैं, but the commitment and success stories are truly inspiring. Cool ना? Absolutely. ये सिर्फ facts और figures नहीं है. ये एक larger picture का हिस्सा है कि कैसे हम इंसान नेचर के साथ coexist कर सकते हैं. We hope आपको इससे बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप किसी और टॉपिक पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना. एंड प्लीज अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. हम मिलेंगे जल्द ही एक और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ. तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस. इमेजिन करो एक ऐसी दवा, एक सिंपल पेन किलर जो लाइव स्टॉक यानी पशुओं को दर्द से रिलीफ देने के लिए बनाई गई हो. राइट. लेकिन वही दवा इंडिया के आसमान से पावरफुल वल्चर्स को मतलब 99% तक गायब कर दे. 99%. That's almost complete wipeout. एक छोटी सी गोली और पूरा इकोसिस्टम डेंजर में. कैसे? यही है आज की हमारी कहानी का एक हिस्सा. So that's crazy ना? It is absolutely crazy. और इससे पहले कि हम इस एक्साइटिंग सफर पर आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक बटन दबाना और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना ताकि कोई भी एक्शन मिस ना हो. तो आज हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दुनिया में एक फैंटास्टिक सफर पर जा रहे हैं. We're going to explore the stories of India's most iconic animals. ये ऐसी कहानी है जहाँ होप भी है, सक्सेस भी और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स भी हैं. एग्जैक्टली. हमारी एक पैक्ड जर्नी अहेड है. हम शुरू करेंगे एलिफेंट से, इंडिया के नेशनल हेरिटेज एनिमल से, और समझेंगे कि उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आखिर है क्या. करेक्ट. फिर हम ग्रेट वन हॉर्न राइनो की वो जो अमेजिंग कमबैक स्टोरी है उसे देखेंगे. उसके बाद हम पानी में डाइव करेंगे टू मीट द फंक्शनली ब्लाइंड गैंजेस रिवर डॉल्फिन. वाओ, फंक्शनली ब्लाइंड. फिर मिलेंगे इंडिया के 3 पावरफुल क्रोकोडाइल स्पीशीज से, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल भी शामिल है. और फिर हम टर्टल्स की कॉम्प्लेक्स दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, समुद्र से लेकर नदियों तक. और आखिर में हम वापस आएंगे आसमान के उन अनसंग हीरोज वल्चर्स के पास और समझेंगे कि वो इतने खतरे में क्यों हैं और उन्हें बचाने के लिए क्या किया जा रहा है. तो चलो शुरू करते हैं. Conservation of elephants, understanding India's national heritage animal and its challenges. Okay,
लेट्स अनपैक दिस। एलिफेंट कंजर्वेशन का मतलब आखिर है क्या, सीधे शब्दों में? देखो, इसका मतलब है इन जायंट इंटेलिजेंट एनिमल्स और उनके घर यानी उनके फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। और ये इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि इंडिया में दुनिया की, गेट दिस, 60% से ज्यादा एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन है। 60%? दैट्स ह्यूज। इट इज। इसलिए ये हमारे लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर यहाँ एक कैच है। क्या? यहाँ खतरा एक्सटिंक्शन का नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि वो कल गायब हो जाएंगे। खतरा अट्रिशन का है। अट्रिशन मतलब धीरे धीरे उनके नंबर्स का कम होना। एक स्लो ब्लीडिंग जो लॉन्ग टर्म में बहुत डेंजरस है। गॉट इट। तो इसके लिए कोई रियल लाइफ एग्जांपल है जहां इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा रहा हो? एक ब्रिलियंट एग्जांपल है प्रोजेक्ट REHAB। REHAB हाँ, रिहैब, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। यूजिंग बीज, मधुमक्खियां। यस, बेसिकली ये कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ। वहां इंसानों और हाथियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए खेत के चारों तरफ बी बॉक्सेस लगा दिए गए। और इससे क्या हुआ? हाथियों को मधुमक्खियों का आवाज, वो जो बज होता है ना, उससे इरिटेशन होती है अच्छा, और उनके स्टिंग से डर लगता है। तो सिंपल, वो उस एरिया में आते ही नहीं। कितना कूल आइडिया है ना। नो हार्म, जस्ट अ सिंपल नेचुरल सॉल्यूशन। एग्जैक्टली। चलो अब थोड़ा कंटेंट डिस्कस करते हैं। हाँ प्लीज। तो इंडिया को लैंड ऑफ एलिफेंट्स कहा जा सकता है। मोर देन 60% ऑफ ऑल एशियन एलिफेंट्स लिव हियर। बिल्कुल। बट उनके नंबर्स बढ़ नहीं रहे हैं और उनके हैबिटेट पर प्रेशर वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये लीगली प्रोटेक्टेड भी है, राइट? हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। दे आर अ शेड्यूल आई स्पीशीज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन है इनके पास। ओके, तो बैकग्राउंड क्या है? व्हाई डज इट मैटर टुडे? देखो, एलिफेंट्स को 2010 में इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया था। राइट। क्योंकि ये एक कीस्टोन स्पीशीज हैं। कीस्टोन स्पीशीज, ये टर्म हमने पहले भी सुना है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनके होने या ना होने से पूरे जंगल के इकोसिस्टम पर डायरेक्ट असर पड़ता है। उनका नोमैडिक बिहेवियर यानी उनका घूमते रहना एक अम्ब्रेला इफेक्ट क्रिएट करता है। अम्ब्रेला इफेक्ट? हाँ, मतलब जब आप हाथी को बचाते हो तो उसके अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे दूसरे स्पीशीज भी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाते हैं। वाओ। ओके, अब आते हैं कोर लॉजिक पर, द डीप डाइव। इनके प्राइमरी थ्रेट्स क्या हैं? दो बड़े दुश्मन हैं इनके। पहला तो पोचिंग। हाँ। पोचिंग आइवरी यानी हाथी दांत के लिए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। अफ्रीकन एलिफेंट्स में मेल और फीमेल दोनों के पास टस्क्स होते हैं। अच्छा, इसलिए वहां प्रॉब्लम और भी सिवियर है। एशियन एलिफेंट्स में मोस्टली सिर्फ मेल्स के पास बड़े टस्क्स होते हैं। तो दूसरा दुश्मन क्या है? लैंड यूज चेंज। वाओ। और शायद ये पोचिंग से भी बड़ा खतरा है आज के टाइम में। मतलब हमारे शहरों का फैलना, रोड्स, रेलवेज। एग्जैक्टली। रोड्स, रेलवेज, माइनिंग, इन सब से उनके घर यानी जंगल टूट रहे हैं। इसे कहते हैं हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। लेट्स डू अ क्विक कंपैरिजन, एशियन वर्सेस अफ्रीकन एलिफेंट्स। इनमें की डिफरेंसेस क्या हैं? चलो इमेजिन करते हैं, एक एशियन एलिफेंट, उनका हेड ट्विन डोम्ड होता है, बीच में एक इंडेंट के साथ। ओके, ट्विन डोम्ड हेड। उनके कान छोटे और सेमी सर्कुलर होते हैं। सिर्फ मेल के पास बड़े टस्क्स होते हैं जनरली, और उनकी ट्रंक के एंड में सिर्फ एक फिंगर जैसी प्रोजेक्शन होती है। राइट। अब अफ्रीकन एलिफेंट। अब सोचो अफ्रीकन एलिफेंट, उनका हेड बड़ा और सिंगल डोम शेप्ड होता है। सिंगल डोम। करेक्ट। उनके कान अफ्रीका के मैप जैसे बहुत बड़े होते हैं, और मेल फीमेल दोनों के टस्क्स हो सकते हैं। और उनकी ट्रंक? उनकी ट्रंक के एंड में दो फिंगर्स होती हैं बेटर ग्रिप के लिए। और ये याद रखना, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एनिमल है। उनका कंजर्वेशन स्टेटस भी अलग है ना? हाँ बिल्कुल। एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड है, जबकि अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और अफ्रीकन सवाना एलिफेंट एंडेंजर्ड है। वाओ। लेट्स टॉक अबाउट देयर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। उन्हें लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स भी कहते हैं। यस, व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज एलिफेंट्स को लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स या इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जंगल में रास्ते बनाते हैं, पेड़ों को गिराकर क्लियरिंग्स बनाते हैं जिससे नई घास उगती है, जो दूसरे जानवरों के काम आती है। प्रिसाइसली। वो सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं। कैसे? फल खाकर वो बीज यानी सीड्स को अपने डंक के थ्रू दूर दूर तक फैला देते हैं। उनका डंक भी एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। और गर्मियों में वो जमीन खोदकर पानी निकालते हैं, जिससे बाकी एनिमल्स भी पानी पीते हैं। सो कूल, राइट? एब्सोल्युटली। अब एक और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, एलिफेंट कॉरिडोर्स। द हाईवेज फॉर जायंट्स। करेक्ट। एलिफेंट कॉरिडोर्स बेसिकली नैरो नेचुरल पैसेजेस होते हैं जो दो बड़े जंगलों को कनेक्ट करते हैं। हाथी इन्हीं कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। इंडिया में कितने ऐसे कॉरिडोर्स? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी WTI ने 101 ऐसे कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए हैं। लेकिन इन कॉरिडोर्स पर बहुत खतरा है, राइट? रोड्स, रेलवे लाइंस। बिल्कुल। इन कॉरिडोर्स पर रोड्स, रेलवे लाइंस, माइनिंग से बहुत खतरा है। इससे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट कितना सीरियस है? जब हाथियों का रास्ता ब्लॉक होता है तो वो खेत और गांव में घुस जाते हैं, जिससे हर साल लगभग 400 लोग मारे जाते हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो इनके कंजर्वेशन के लिए मेजर इनिशिएटिव्स क्या हैं? सबसे बड़ा इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो 1992 में लॉन्च हुआ था। ओके। इसका मेन एम है एलिफेंट्स, उनके हैबिटेट और कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना। और अवेयरनेस के लिए? एक कूल कैंपेन है हाथी मेरे साथी, जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, और एशियन एलिफेंट अलायंस जैसे 5 NGOs का ग्रुप भी
कॉरिडोर्स को सिक्योर करने का काम कर रहा है। तो इस सब का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब साफ है, अगर हमने इन कॉरिडोर्स को नहीं बचाया और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन नहीं रोका तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। प्रोजेक्ट रिहैब जैसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस ही आगे का रास्ता है। बिल्कुल। तो कंक्लूजन ये है कि एशियन एलिफेंट का सर्वाइवल सिर्फ पोचिंग रोकने पर नहीं, बल्कि उनके घर को बचाने और इंसानों के साथ उनके कोएग्जिस्टेंस को मैनेज करने पर डिपेंड करता है। दिस इज अ बैटल ऑफ स्पेस। राइट, अ बैटल फॉर स्पेस। चलिए अब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। आपने बताया कि एशियन एलिफेंट्स में सिर्फ मेल्स के पास बड़े टस्क्स होते हैं। डज दिस मीन पोचिंग का प्रेशर सिर्फ मेल पॉपुलेशन पर है? यस, इससे जेंडर इम्बैलेंस हो सकता है क्या? एब्सोल्युटली। ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है। मेल पॉपुलेशन कम होने से ना सिर्फ सेक्स रेशियो बिगड़ता है, बल्कि जेनेटिक डाइवर्सिटी पर भी असर पड़ता है, जो स्पीशीज के लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बुरा है। प्रोजेक्ट हाब बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बीज के अलावा कोई और नेचुरल डिटरेंट्स हैं जिन पर रिसर्च हो रही है? यस, बिल्कुल। कुछ जगहों पर चिली फेंसेस यानी मिर्ची से बनी बाड़ का भी इस्तेमाल किया गया है। चिली फेंसेस? हाँ, क्योंकि एलिफेंट्स को मिर्ची की ऐसी तीखी गंध पसंद नहीं आती। ये भी एक लो कॉस्ट नॉन हार्मफुल मेथड है। ओके, कीस्टोन स्पीशीज का कॉन्सेप्ट, इसे और आसान शब्दों में कैसे समझा सकते हैं? एलिफेंट के अलावा इंडिया में और कौन सी स्पीशीज कीस्टोन है? सिंपल सोचो, एक आर्च यानी मेहराब, उसमें सबसे ऊपर वाला पत्थर कीस्टोन होता है। राइट। उससे हटा दो तो पूरा आर्च गिर जाता है। वैसे ही एलिफेंट को इकोसिस्टम से हटा दो तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। टाइगर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कीस्टोन स्पीशीज है। गुड एनालॉजी। अगर एक एलिफेंट कॉरिडोर परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे वहां एक हाईवे बन जाए, तो क्या एलिफेंट्स नया रास्ता ढूंढ लेते हैं या वो उस एरिया में ट्रैप्ड हो जाते हैं? ये उनकी मेमोरी पर डिपेंड करता है। वो नए रास्ते ढूंढने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में उन्हें ह्यूमन सेटलमेंट से गुजरना पड़ता है। जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। एग्जैक्टली। और कई बार पॉपुलेशन के कुछ हिस्से आइसोलेटेड या ट्रैप्ड हो जाते हैं। एक आखिरी सवाल, गेस्टेशन पीरियड 22 महीने तक, ये इतना लंबा क्यों होता है? बिकॉज एन एलिफेंट्स ब्रेन इज हाईली कॉम्प्लेक्स। इस लंबे जेस्टेशन पीरियड में बेबी एलिफेंट का ब्रेन ऐसी एडवांस स्टेज तक डेवलप होता है कि वो पैदा होने के कुछ ही घंटों में चलने लगता है। वाओ। इट्स अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। Okay, now pause and practice saying elephants are a keystone species and their conservation depends on protecting elephant corridors. चलो ट्राई करो। इन शॉर्ट, एलिफेंट्स इंडिया के नेशनल हेरिटेज एनिमल्स को पोचिंग से ज्यादा हैबिटेट लॉस और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से खतरा है, जिसके लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट रिहैब जैसे इनिशिएटिव जरूरी हैं। Conservation of great one-horned rhino. A remarkable comeback story from the brink of danger. तो हाथियों की कहानी ऐसी है जहां इंसानों के साथ एक स्पेस की लड़ाई चल रही है। लेकिन चलिए अब एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां इस लड़ाई में हमने एक बड़ी जीत हासिल की है। बिल्कुल। एक ऐसे जानवर की कहानी जिसे हमने लगभग खो ही दिया था, लेकिन फोकस्ड एफर्ट से उसे वापस लाया गया। हम बात कर रहे हैं ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो की। Yes, the rhino story is a fantastic comeback story. ये पावरफुल एनिमल्स हैं जिनका शिकार उनके हॉर्न के लिए होता है। और वो हॉर्न, वो केराटिन से बना होता है, राइट? वही मटेरियल जिससे हमारे बाल और नाखून बनते हैं। एग्जैक्टली। साइंटिफिकली इसकी कोई प्रूवन मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। ये एक ट्रेडिशनल बिलीफ और मिथ है। ओके, तो अब बात करते हैं राइनोस की। ये पावरफुल एनिमल्स हैं जिनका शिकार उनके हॉर्न के लिए होता है। ये हॉर्न केराटिन से बना होता है, वही मटेरियल जिससे हमारे बाल और नाखून बनते हैं। ग्रेट वन हॉर्न राइनो इंडिया में पाया जाता है और इसकी कंजर्वेशन स्टोरी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन राइनो विजन यानी IRV 2020। राइट, IRV 2020। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। देखो, 2005 में असम में राइनोस की सारी पॉपुलेशन, मतलब लगभग सारी, काजीरंगा नेशनल पार्क में कॉन्सेंट्रेटेड थी। मतलब ऑल एग्स इन वन बास्केट। प्रिसाइजली, ये ऐसा था जैसे आपने अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रख दिया हो। एक फ्लड या कोई बीमारी और सब कुछ खत्म हो सकता था। तो IRV 2020 ने क्या किया? तो IRV 2020 ने वहां से राइनोस को मानस नेशनल पार्क जैसे दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज में ट्रांसलोकेट किया, यानी शिफ्ट किया। स्मार्ट मूव। हाँ, इससे उनकी पॉपुलेशन स्प्रेड हुई और रिस्क कम हो गया। चलिए अब इसके कंटेंट पर थोड़ा और गहराई में जाते हैं। इंट्रोडक्शन। दुनिया में 5 राइनो स्पीशीज हैं, राइट? हाँ। अफ्रीका में व्हाइट और ब्लैक राइनोस, और एशिया में जावन, सुमत्रन और हमारा ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। बिल्कुल। और हमारा इंडियन राइनो साइज में सबसे बड़ा है। व्हाई डज इट मैटर टुडे? बैकग्राउंड क्या है इसका? राइनोस का पोचिंग उनके हॉर्न के लिए होता है, जिसे साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज किया जाता है। उसी मिथ की वजह से। हाँ, उसी मिथ की वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिरी। लेकिन कंजर्वेशन एफर्ट से अब ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन वनरेबल कैटेगरी में है और बढ़ रही है। तो ये एक उम्मीद की निशानी है। बिल्कुल। अब कोर लॉजिक, द डीप डाइव। स्पीशीज का एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। ओके, अफ्रीकन और सुमात्रन राइनो के 2 हॉर्न्स होते हैं। करेक्ट। और इंडियन और जावान राइनोस का एक हॉर्न होता है। और इंडियन राइनो में मेल और फीमेल दोनों में हॉर्न होता है। यस। पॉपुलेशन के हिसाब से व्हाइट राइनो सबसे ज्यादा हैं और सुमात्रन राइनो सबसे कम, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, अब आते हैं इंडियाज ग्रेटर वन हॉर्न राइनो पर। ये राइनो इंडिया, नेपाल और भूटान के तराई ग्रासलैंड्स में मिलता है। इसके मेन घर कौन से हैं? असम के काजीरंगा, मानस और पोबितोरा। इसका IUCN स्टेटस वनरेबल है, साइट्स अपेंडिक्स 1 में है
और WPA के शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है। Now, Indian Rhino Vision 2020, let's talk about its success. IRV 2020 का गोल था असम में 2020 तक 3000 राइनोस की पॉपुलेशन अचीव करना, और दूसरा गोल? उन्हें 7 प्रोटेक्टेड एरियाज में फैलाना। तो टारगेट अचीव हुआ? पॉपुलेशन टारगेट अचीव हो गया, विच इज ब्रिलियंट। मानस नेशनल पार्क को अपना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस भी वापस मिल गया। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था, आई रिकॉल। नहीं, उन्हें 7 अलग अलग एरियाज में स्प्रेड करने का प्लान पूरी तरह से काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कुछ जगहों पर पोचिंग का खतरा अभी भी बहुत ज्यादा था, पर ओवरऑल इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। इसके अलावा और क्या कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए? एक था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019, जिसमें इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया ने मिलकर राइनोस को बचाने का कमिटमेंट किया। और वो डीएनए प्रोफाइलिंग वाली बात? यस, प्लस इंडियन गवर्नमेंट सभी राइनोस की डीएनए प्रोफाइलिंग कर रही है। इससे अगर कोई हॉर्न पकड़ा जाता है तो उसकी ओरिजिन ट्रेस की जा सकती है। दैट इज साइंस इन एक्शन फॉर कंजर्वेशन। बिल्कुल। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? IRV 2020 ने साबित कर दिया कि अगर गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम करें तो एक स्पीशीज को खतरे से बाहर निकाला जा सकता है। इट्स अ मॉडल फॉर अदर कंट्रीज। कंक्लूजन? ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की कहानी इस बात का सबूत है कि फोकस्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स काम करते हैं। द चैलेंज नाउ इज टू सिक्योर मोर हैबिटेट्स फॉर देयर ग्रोइंग पॉपुलेशन। राइट। चलिए अब क्रॉस क्वेश्चनिंग। राइनो हॉर्न तो बस केराटिन है, जैसे हमारे नाखून, तो लोग इसके पीछे इतना पागल क्यों हैं? इसकी मेडिसिनल वैल्यू का क्या साइंटिफिक प्रूफ है? साइंटिफिकली इसकी जीरो प्रूवन मेडिसिनल वैल्यू है। ये एक सदियों पुराना ट्रेडिशनल बिलीफ और मिथ है। अवेयरनेस फैलाना ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। ट्रांसलोकेशन सुनने में बहुत रिस्की लगता है। एक इतने बड़े एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या चैलेंजेस आते हैं? बहुत चैलेंजेस हैं। पहले राइनो को ट्रैंकुलाइज करना, फिर उसे सेफली ट्रांसपोर्ट करना और नई जगह पर रिलीज करने के बाद उस पर 24/7 नजर रखना। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। डीएनए प्रोफाइलिंग से पोचिंग रोकने में आखिर हेल्प कैसे मिलती है? देखो, अगर कोई पोचर पकड़ा जाता है हॉर्न के साथ, तो डीएनए से प्रूव किया जा सकता है कि वो हॉर्न किस राइनो का है और उसे कहाँ मारा गया था। अच्छा, तो लीगल केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एग्जैक्टली, एविडेंस सॉलिड हो जाता है। काजीरंगा फ्लड्स के लिए फेमस है। फ्लड्स का राइनोस पर क्या असर होता है? फ्लड्स नेचुरल हैं और इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी, लेकिन एक्सट्रीम फ्लड्स में जो यंग राइनोज होते हैं वो डूब जाते हैं या उन्हें हायर ग्राउंड के लिए पार्क से बाहर निकलना पड़ता है, जहां वो पोचर्स के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं। ओके, एक क्विक फैक्ट चेक। व्हाइट राइनो की पॉपुलेशन डिक्रीजिंग है जबकि ब्लैक राइनो की इंक्रीजिंग, ऐसा क्यों? ये उस रीजन की कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ब्लैक राइनो पर फोकस्ड एंटी पोचिंग एफर्ट्स का रिजल्ट दिख रहा है, जबकि व्हाइट राइनो अभी भी हैवी पोचिंग प्रेशर में है। चलो प्रैक्टिस करो। Indian Rhino Vision 2020 was a successful translocation program to reduce the risk of population decline. In short, the great one-horned rhino, poached for its keratin horn, was saved from decline in India through proactive conservation like IRV 2020, which used translocation to build a resilient population. Conservation of the Indian dolphins. Meeting the blind susus of our sacred rivers. ये सुनकर तो उम्मीद जागती है, लेकिन जमीन से हटकर हमारी नदियों में भी एक ऐसी ही जंग चल रही है। Let's dive into the water to meet the blind susus of our sacred rivers. Absolutely. अब हम पानी के अंदर चलते हैं। इंडिया में फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स भी हैं। साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन की 2 सब स्पीशीज हैं, गैंजेस रिवर डॉल्फिन और इंडस रिवर डॉल्फिन। ये बेचारे एंडेंजर्ड हैं। हाँ, और गैंजेस रिवर डॉल्फिन को इंडिया का नेशनल एक्वाली एनिमल 2009 में डिक्लेयर किया गया था। कूल ना? वेरी कूल। इसे सुसु भी कहते हैं, राइट? हाँ, इसे सुसु भी कहते हैं क्योंकि जब ये सांस लेती है तो ऐसी ही सुसु जैसी आवाज आती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल या माइक्रो स्टोरी क्या होगी? बिहार में विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी है। अच्छा, ये इंडिया की ऐसी इकलौती सैंक्चुरी है जो स्पेसिफिकली डॉल्फिन्स के लिए बनाई गई है। दैट्स ग्रेट। लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। इंट्रोडक्शन। गैंजेस रिवर डॉल्फिन को इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया। इसे सुसु कहते हैं, पर इसकी सबसे अनोखी बात क्या पता है? कि ये फंक्शनली ब्लाइंड होती है। मतलब इसे ठीक से दिखाई नहीं देता। एग्जैक्टली। तो ये नेविगेट करने और शिकार करने के लिए एकोलोकेशन यूज करती है। एकोलोकेशन मतलब इसका अपना पर्सनल सोनार सिस्टम है? बिल्कुल, ये ऐसी अल्ट्रासोनिक साउंड्स भेजती है जो चीजों से टकराकर वापस आती हैं, और ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रह सकती है। बैकग्राउंड, व्हाई इट मैटर्स टुडे। ये डॉल्फिन गंगा रिवर की हेल्थ का एक इंडिकेटर स्पीशी है। इंडिकेटर स्पीशीज मतलब अगर रिवर में डॉल्फिन्स हैं तो पानी की क्वालिटी ठीक ठाक है। अगर डॉल्फिन्स गायब हो रहे हैं मतलब द रिवर इज इन बिग ट्रबल। Co-logic, the deep dive. Let's talk about the susu. तो गैंजेस रिवर डॉल्फिन यानी सुसु फंक्शनली ब्लाइंड है, एकोलोकेशन यूज करती है, सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है, गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा, मेघना रिवर सिस्टम में पाई जाती है। और इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है? करेक्ट। फिर है इंडस रिवर डॉल्फिन। ये पंजाब का स्टेट एक्वाटिक एनिमल है और इंडिया में सिर्फ बियर्स रिवर में मिलती है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज एक और डॉल्फिन है, इरावदी डॉल्फिन। ये थोड़ी अलग है। कैसे? ये ब्रैकिश वाटर यानी खारे पानी में भी रह सकती है। इंडिया में ये चिलिका लेक उड़ीसा में मिलती है। इसका स्टेटस भी एंडेंजर्ड है। ओके, तो इन सब के लिए प्राइमरी थ्रेट्स क्या हैं? सबसे बड़ा खतरा है हैबिटेट लॉस। रिवर्स पर बनाए गए डैम्स और बैराजेस उनके मूवमेंट को ब्लॉक कर देते हैं। हाँ,
इसके अलावा वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, फिर फिशिंग नेट्स में गलती से फंस जाना जिसे एंटेंगलमेंट कहते हैं। और बोट्स का नॉइज। हाँ, बोट्स के नॉइज से भी इनको बहुत परेशानी होती है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है इसका? जब हम रिवर्स पर डैम्स बनाते हैं तो हम अनजाने में इन डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। इससे उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है और उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो कंक्लूजन ये है कि इन ब्लाइंड डॉल्फिन्स को बचाने का मतलब है हमारी रिवर्स को बचाना। एब्सोल्युटली। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो 2020 में अनाउंस हुआ, एक बहुत जरूरी कदम है रिवर और मरीन दोनों डॉल्फिन्स को बचाने के लिए। चलिए अब क्रॉस क्वेश्चनिंग। ब्लाइंड होकर भी ये शिकार कैसे कर लेती हैं? एकोलोकेशन आसान शब्दों में कैसे काम करता है? इमेजिन तुम एक अंधेरे कमरे में हो, तुम हेलो चिल्लाते हो, आवाज दीवार से टकराकर वापस आएगी, बिल्कुल। जिससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि दीवार कितनी दूर है। करेक्ट। डॉल्फिन भी ऐसी ही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स भेजती है जो मछली से टकराकर वापस आती हैं। उस एको से वो सब कुछ जान लेती है। इनका नाम सूसू क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक मैमल है, इसे सांस लेने के लिए हर 30 से 120 सेकंड्स में सरफेस पर आना पड़ता है। अच्छा, जब ये अपना ब्लोहोल से सांस छोड़ती है तो एक सूसू जैसी आवाज आती है। इसी से नाम पड़ा। डैम्स इनके लिए इतने बुरे क्यों हैं? डैम्स पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं और डॉल्फिन्स के नेचुरल माइग्रेशन रूट्स को ब्लॉक कर देते हैं। उनके लिए एक डैम क्रॉस करना मतलब इम्पॉसिबल है। और नॉइज पोल्यूशन से इन पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि वो देख नहीं सकती, वो कम्युनिकेशन और हंटिंग के लिए साउंड पर ही डिपेंड करती हैं। तो बोट्स और शिप्स का शोर हाँ, उनके इकोलोकेशन सिस्टम में इंटरफियर करता है। उन्हें सुनाई देना बंद हो जाता है एक तरह से। इंडिकेटर स्पीशीज होने का क्या मतलब है? एक बार फिर से। इसका मतलब ये स्पीशीज एनवायरनमेंट की क्वालिटी बताती है। जैसे पुराने जमाने में कैनारी बर्ड को कोल माइंस में यूज करते थे। अगर गैस लीक होती तो बर्ड पहले मर जाती थी। एक वार्निंग सिग्नल की तरह। एग्जैक्टली। वैसे ही अगर रिवर पोल्यूटेड है तो डॉल्फिन्स गायब हो जाएंगी। वो रिवर की हेल्थ का बैरोमीटर है। Okay, practice this. The Ganges river dolphin, our national aquatic animal, is a functionally blind mammal that uses echolocation to navigate and hunt. In short, India's blind river dolphins are an indicator of river health, and they are threatened by dams, pollution, and entanglement, making initiatives like Project Dolphin critical for their survival. Conservation of Indian crocodile species. Meet the three titans, Ghadial, Magar, and Salty. नदियों की बात हो ही रही है, तो चलिए मिलते हैं इंडिया के एंशिएंट रेप्टाइल्स से, जो पानी के असली टाइटन है। हाँ, crocodiles. चलो, अब मिलते हैं इंडिया के एंशिएंट रेप्टाइल से। इंडिया में 3 तरह के क्रोकोडाइलियंस पाए जाते हैं: घड़ियाल, मगर क्रोकोडाइल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तीनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। सबसे पहले एक कॉमन कंफ्यूजन दूर करते हैं। क्रोकोडाइल का स्नाउट वी शेप्ड और पॉइंटेड होता है। राइट। और एलिगेटर का? एलिगेटर का यू शेप्ड और वाइड। और घड़ियाल का तो बिल्कुल अलग, एकदम पतला और लंबा स्नाउट होता है। और ये याद रखना, एलिगेटर्स इंडिया में नहीं मिलते। बिल्कुल। इन सभी को बचाने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट इन चेन्नई। अच्छा, उसके बारे में बताइए। ये एक अमेजिंग जगह है। इसे स्पेसिफिकली इंडिया के तीनों क्रोकोडाइल स्पीशीज को बचाने के लिए बनाया गया था। यहाँ कैप्टिव ब्रीडिंग के थ्रू इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने में बहुत हेल्प मिली है। मतलब एक टाइम था जब ये स्पीशीज खत्म होने की कगार पर थे, और इस जगह ने उन्हें बचाने में एक हीरो का रोल प्ले किया है। ग्रेट। चलिए अब डिस्कशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया। व्हाई डज इट मैटर टुडे? क्रोकोडाइलियंस फूड चेन में टॉप प्रेडेटर्स होते हैं और रिवर इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखते हैं। लेकिन हैबिटेट लॉस और पोल्यूशन ने इनकी पॉपुलेशन को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। ओके, द डीप डाइव। एक एक करके तीनों से मिलते हैं। पहले घड़ियाल। घड़ियाल, इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। घड़ियाल फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है ना? हाँ। इसका पतला स्नाउट मछली पकड़ने के लिए परफेक्ट है। मेल घड़ियाल के स्नाउट के एंड पर एक मटके जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे घड़ा कहते हैं, इसलिए नाम पड़ा घड़ियाल। बिल्कुल। ये साफ नदियों में रहता है जहां सैंड बैंक्स हों। अब इसकी वायबल पॉपुलेशन सिर्फ नेशनल चंबल सैंक्चुरी में बची है। इसके थ्रेट्स क्या हैं? डैम्स, सैंड माइनिंग और पोल्यूशन, बेसिकली हमारी नदियों की खराब हालत। नंबर 2, मगर क्रोकोडाइल। मगर या इंडियन क्रोकोडाइल, इसका स्टेटस है वल्नरेबल। ये एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है जिसे मार्श क्रोकोडाइल भी कहते हैं। इसका स्नाउट चौड़ा होता है। ये पूरे इंडिया में मिलता है। इसका थ्रेट? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन फॉर एग्रीकल्चर। और आखिर में द बिग बॉस, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। द बिग बॉस इंडीड। इसका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, और जैसा नाम है ये सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स में रहता है। हाँ, इंडिया में ये ईस्ट कोस्ट पर मिलता है। ओडिशा का अभितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबंस और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इसके मेन घर हैं। इसका शिकार इसकी स्किन के लिए होता है, राइट? यस। अब इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें। हाँ। इंडिया ने 1975 में इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो बहुत सक्सेसफुल रहा। उसमें क्या टेक्निक यूज की गई? उसमें ग्रो एंड रिलीज टेक्निक यूज की गई, यानी अंडों को हैचरीज में सिक्योर करके बच्चों को बड़ा करके वापस नदियों में छोड़ देना। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि ये प्रोजेक्ट साबित करता है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से स्पीशीज को वापस लाया जा सकता है। बिल्कुल। घड़ियाल जैसी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज आज भी एग्जिस्ट करती है, तो इसका क्रेडिट इसी प्रोजेक्ट को जाता है। कंक्लूजन, इंडिया के तीनों क्रोकोडिलियंस यूनिक हैं और अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं। उनको बचाने के लिए उनके स्पेसिफिक हैबिटेट्स, क्लीन रिवर्स फॉर घड़ियाल्स, मार्शेस फॉर मगर्स एंड मैंग्रोव्स फॉर सॉल्टीज को बचाना जरूरी है। राइट। अब क्रॉस क्वेश्चनिंग।
घड़ियाल का स्नाउट इतना पतला क्यों है? क्या इससे उसे कोई डिसएडवांटेज होता है? ये तेजी से पानी में घूमती हुई मछलियों को पकड़ने के लिए एक परफेक्ट एडेप्टेशन है। हाँ, इससे वो बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर सकता जो मगर या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कर सकते हैं। इट्स अ स्पेशलिस्ट। अगर एलिगेटर्स इंडिया में नहीं मिलते तो लोग क्रोकोडाइल और एलिगेटर में इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि पॉपुलर कल्चर जैसे हॉलीवुड मूवीज में एलिगेटर्स का जिक्र ज्यादा होता है, जो मोस्टली अमेरिका में मिलते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इतना बड़ा और पावरफुल है तो उसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न क्यों है? क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल रेंज बहुत बड़ी है, साउथ ईस्ट एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। एक जगह पॉपुलेशन कम होने पर भी ओवरऑल स्पीशीज सर्वाइव कर जाती है, बट लोकल पॉपुलेशंस पर खतरा हमेशा रहता है। कैप्टिव ब्रीडिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं? क्या इन एनिमल्स को वापस वाइल्ड में छोड़ने पर वो सर्वाइव कर पाते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है उनको नेचुरल बिहेवियर सिखाना। वाइल्ड में छोड़ने पर उन्हें शिकार करना और दूसरे प्रेडेटर से बचना आना चाहिए। इसीलिए रियर एंड रिलीज प्रोग्राम्स बहुत केयरफुली डिजाइन किए जाते हैं। घड़ियाल के लिए सैंडबैंक्स इतने जरूरी क्यों हैं? घड़ियाल्स सैंड बैंक्स पर धूप सेकते हैं, यानी बास्किंग, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, और वहीं पर अंडे भी देते हैं। एग्जैक्टली सैंड माइनिंग से उनके नेस्टिंग साइट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, लेट्स प्रैक्टिस दिस। इंडिया हैज 3 crocodilian species: the fish-eating घड़ियाल (CR), the freshwater mugger (VU), and the giant saltwater crocodile (LC). In short, India is home to 3 distinct crocodiles, and the successful Indian Crocodile Conservation Project used captive breeding to pull species like the critically endangered gharial back from the brink. Conservation of turtles. The slow and steady race against extinction. रेप्टाइल्स की बात चल रही है तो इन एंशिएंट क्रीचर्स को कैसे भूल सकते हैं जिनके ऊपर उनका अपना घर होता है। अब बात करते हैं टर्टल्स की। बिल्कुल। ये भी एंशिएंट रेप्टाइल्स हैं जिनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शेल होता है। इन्हें पोचिंग फॉर कंजम्पशन, इलीगल ट्रेड और हैबिटेट लॉस से बहुत खतरा है। और पहले एक बेसिक कंफ्यूजन दूर करते हैं। टॉर्टोइज वर्सेस टर्टल। टॉर्टोइज लैंड ड्वेलिंग होते हैं, उनका शेल डोम शेप्ड होता है। राइट। और टर्टल्स वाटर ड्वेलिंग होते हैं, उनके फीट पैडल शेप्ड होते हैं स्विमिंग के लिए। करेक्ट, पर ये याद रखना, ऑल टॉर्टोइसेस आर टेक्निकली टर्टल्स। चलिए इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ऑलिव रिडली टर्टल्स का एरेमादा, इसके बारे में बताइए। सोचो, ओडिशा के कोस्ट पर गहिरमाथा बीच पर हजारों लाखों फीमेल टर्टल्स एक साथ अंडे देने आती हैं। लाखों? हाँ, ये एक मैजिकल नेचुरल इवेंट है, लेकिन यही इवेंट उन्हें वनरेबल भी बना देता है। अच्छा। इसलिए सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वॉलंटियर्स इन नेस्टिंग साइट्स को पूरी रात प्रोटेक्ट करते हैं ताकि अंडे सेफ रहें। दैट्स अमेजिंग। चलिए डिस्कशन पर आते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, व्हाई इट मैटर्स टुडे। इंडिया में फ्रेश वाटर टर्टल्स और सी टर्टल्स की बहुत सारी स्पीशीज मिलती हैं, और उनमें से कई क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। इनका इलीगल ट्रेड अचानक से बहुत बढ़ गया है। कोर लॉजिक। पहले फ्रेश वाटर टर्टल्स की क्राइसिस। हमारी रिवर्स में कुछ बहुत ही रेयर टर्टल्स रहते हैं, जैसे बटागुर जीनस के टर्टल्स, नॉर्दर्न रिवर टेरेपिन, रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल। ये सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स में मिलते हैं। और सॉफ्ट शेल टर्टल्स? फिर आते हैं सॉफ्ट शेल टर्टल्स, जिनका शेल थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। लीथ्स सॉफ्ट शेल टर्टल और ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल तो अब सिर्फ कुछ टेंपल पॉन्ड्स में बचा है, राइट? हाँ, ये दोनों भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। अब सी टर्टल्स, द ओशन वॉन्डरर्स। दुनिया में 7 सी टर्टल स्पीशीज हैं। इंडिया के आसपास 5 मिलती हैं। जैसे? द लार्जेस्ट इज द लेदरबैक सी टर्टल, फिर ग्रीन सी टर्टल जो हर्बिवोर है, हॉक्सबिल सी टर्टल जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बट सबसे फेमस है ऑलिव रिडली टर्टल। हाँ, इसका स्टेटस वल्नरेबल है। ये सबसे अबंडेंट सी टर्टल है। ये अपनी एरेबिडा यानी मास नेस्टिंग के लिए जाना जाता है। ओडिशा का कोस्ट इनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा नेस्टिंग साइट है। इनकी प्राइमरी थ्रेट्स क्या हैं? फ्रेश वाटर टर्टल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है पोचिंग फॉर मीट एंड द इलीगल पेट ट्रेड। और सी टर्टल्स के लिए? उनके लिए फिशिंग नेट्स में फंसना यानी बाईकैच, उनके नेस्टिंग बीचेस पर डेवलपमेंट और मरीन पोल्यूशन, खासकर प्लास्टिक। आर्टिफिशियल लाइट्स भी हैचलिंग्स को डिसोरिएंट कर देती हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स में सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है 1999 का। हाँ, ये एक मेजर इनिशिएटिव है। इसमें टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइसेस यानी TEDS को प्रमोट किया जा रहा है। TED एक ऐसी डिवाइस है जो फिशिंग नेट्स में लगाई जाती है, जिससे टर्टल फंसने पर बाहर निकल सके। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? जब एक बीच पे रिजॉर्ट बन जाता है या लाइट्स लग जाती हैं, तो टर्टल्स वहां आना बंद कर देती हैं। हमारा टूरिज्म उनके सर्वाइवल के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बन सकता है अगर अच्छे से मैनेज न किया जाए। तो कंक्लूजन ये है कि टर्टल्स को लैंड और वाटर दोनों जगह प्रोटेक्शन चाहिए। बिल्कुल, उनके रिवर्स, उनके बीचेस और उनके माइग्रेटरी रूट्स सबको सिक्योर करना होगा। चलिए क्रॉस क्वेश्चनिंग। अरे बादा का मतलब क्या है और टर्टल्स ऐसा क्यों करती हैं? एक साथ इतने सारे अंडे देने का क्या फायदा है? अरिबादा एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है अराइवल। इसे प्रेडेटर स्वॉम्पिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। प्रेडेटर स्वॉम्पिंग? हाँ, जब लाखों अंडे एक साथ होते हैं तो प्रेडेटर्स यानी शिकारी कितने भी खा लें, बहुत सारे बच जाते हैं। इट्स सेफ्टी इन नंबर्स। ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल्स सिर्फ टेंपल पॉन्ड्स में कैसे सर्वाइव कर रहा है? ये एक अजीब सिचुएशन है। लोग इनको सीक्रेट मानकर प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इन पॉन्ड्स में इनकी स्मॉल पॉपुलेशन बच गई है, बट ये जेनेटिकली हेल्दी पॉपुलेशन नहीं है। टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस टेड
काम कैसे करता है, थोड़ा डिटेल में। ये नेट के अंदर एक मेटल ग्रिड जैसा होता है जिसके ऊपर एक स्केप हैच यानी फ्लैप होता है। छोटी मछलियां ग्रिड से निकल जाती हैं, लेकिन बड़ा टर्टल ग्रिड से टकराकर ऊपर वाले फ्लैप से बाहर निकल जाता है। ब्रिलियंट। टॉर्टोइस की उम्र इतनी लंबी 80 से 120 साल क्यों होती है? उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। उनकी हार्ट रेट, ब्रीदिंग सब कुछ बहुत धीरे चलता है, जिससे उनकी एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। सी टर्टल हैचलिंग समुद्र की तरफ कैसे जाते हैं? आर्टिफिशियल लाइट्स उन्हें कैसे कंफ्यूज करती है? हैचलिंग्स नेचुरली चांद और सितारों की रोशनी से गाइड होकर समुद्र की तरफ जाते हैं, जो आसमान में सबसे ब्राइट होराइजन होता है। अच्छा। बीच पर लगी होटल की लाइट्स उन्हें कंफ्यूज कर देती हैं और वो समुद्र की जगह रोड की तरफ चल पड़ते हैं। Now, pause and practice saying, olive ridley turtles are famous for their mass nesting event called Aryabhata on the coasts of Odisha. In short, India's diverse turtle species, from critically endangered river terrapins to the mass-nesting olive ridley sea turtles, face threats from poaching and habitat loss, requiring protection on both land and sea. Conservation of Indian vultures. The silent skies, how a painkiller almost wiped out nature's cleanup crew. और अब आते हैं उस कहानी पर जिससे हमने शुरुआत की थी, vultures, यानी गिद्ध। Nature's cleanup crew. नेचर के सबसे एफिशिएंट स्कैवेंजर्स हैं, यानी सफाई कर्मचारी। इंडिया में 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स मिलती हैं और उनमें से ज्यादातर खत्म होने की कगार पर हैं। इस क्राइसिस के बाद वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। सोचो, जूज में इन वल्चर्स के अंडों को केयरफुली इंक्यूबेट करके उनके बच्चों को पाला जा रहा है, ताकि एक दिन उन्हें वापस सेफ जंगल्स में छोड़ा जा सके। हाँ, हरियाणा के पिंजौर में ऐसा एक बहुत सक्सेसफुल सेंटर है। ये लास्ट होप है इन बर्ड्स को बचाने की। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इंट्रोडक्शन। इंडिया वल्चर्स के लिए एक आइडियल, एक परफेक्ट जगह हुआ करती थी। यहाँ ऐसी ह्यूज कैटल पॉपुलेशन है जिसे हिंदू धर्म में खाया नहीं जाता। तो मरने के बाद ये कैटल वल्चर्स के लिए आसानी से अवेलेबल फूड था। बिल्कुल, लेकिन फिर 1990s में कुछ ऐसा हुआ जिससे 99% तक वल्चर्स गायब हो गए। द वल्चर क्राइसिस। बैकग्राउंड क्या है इसका? Here's where it gets really interesting. इस क्राइसिस का विलन है एक पेन किलर जिसका नाम है डिक्लोफेनाक। डिक्लोफिनेक। हाँ, ये दवा पशुओं को दर्द और सूजन के लिए दी जाती थी। जब इन दवाइयों से ट्रीट किए गए पशु मर जाते थे और वल्चर्स उन्हें खाते थे। तो डाइक्लोफिनेक उनके अंदर चला जाता था। एग्जैक्टली। कोर लॉजिक। द इम्पैक्ट ऑफ डाइक्लोफिनेक। वल्चर्स के पास वो एंजाइम नहीं होता जो डाइक्लोफेनाक को ब्रेक डाउन कर सके। तो इससे क्या होता था? इससे उनकी किडनी फेल हो जाती थी, यानी रीनल फेलियर, और उनकी मौत हो जाती थी। सबसे ज्यादा असर किन स्पीशीज पर हुआ? सबसे ज्यादा असर जिप्स स्पीशीज पर हुआ। व्हाइट रम्ड वल्चर की पॉपुलेशन 99.7% गिर गई। 99.7%? Yeah. That's unbelievable. सेम हाल इंडियन वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर का हुआ। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए वल्चर डिपॉपुलेशन के? वल्चर्स के ना होने से पब्लिक सैनिटेशन सिस्टम अचानक फेल हो गया। मरे हुए जानवरों की लाशें सड़ने लगी, जिससे पानी कंटामिनेट हुआ। और उनकी जगह लीड डॉग्स और रैट्स ने। इससे रेबीज, एंथ्रैक्स, प्लेग जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया। मतलब एक वल्चर एक लाश को मिनट में साफ कर सकता है। हाँ, जबकि डॉग्स और रैट्स उस बीमारी को आगे फैलाते हैं। कि इंडियन वल्चर स्पीशीज कौन सी हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं? व्हाइट रम्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इंडियन वल्चर और स्लेंडर बिल्ट वल्चर। इनका प्रोटेक्शन स्टेटस भी WPA में शेड्यूल 4 से बढ़ाकर शेड्यूल 1 कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए? सबसे बड़ा कदम था 2006 में डाइक्लोफेनाक को वेटनरी यूज के लिए बैन करना। इसकी जगह मेलॉक्सिकैम जैसी सेफ दवा प्रमोट की गई। और अब क्या हो रहा है? अब एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2025 चल रहा है। इसका एम है वल्चर सेफ जोन्स बनाना। वल्चर सेफ जोन्स? ऐसे एरियाज जहां 100% श्योर किया जा सके कि कोई भी टॉक्सिक दवा यूज ना हो। और वो वल्चर रेस्टोरेंट्स का आइडिया? हाँ, एक और क्रिएटिव आइडिया है वल्चर रेस्टोरेंट्स। पंजाब और महाराष्ट्र में ऐसी जगह बनाई गई हैं जहां वल्चर्स के लिए ड्रग फ्री मीट रखा जाता है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि ये क्राइसिस हमें सिखाता है कि हमारे एक एक्शन का, जैसे एक दवा का इस्तेमाल, इन्वायरमेंट पर कितना अनजाना और भयानक असर हो सकता है। इट्स अ लेसन इन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। कंक्लूजन। वल्चर कंजर्वेशन एक रेस अगेंस्ट टाइम है। बान के बावजूद इलीगल यूज ऑफ डिक्लोफेनाक अभी भी एक चैलेंज है। पब्लिक अवेयरनेस और वल्चर सेफ जोन्स ही इनको वापस लाने का रास्ता है। चलिए अब क्रॉस क्वेश्चनिंग। डिक्लोफेनाक के अलावा और भी कोई NSAIDs हैं जो वल्चर्स के लिए हार्मफुल है? यस, एसिक्लोफेनाक और केटोप्रोफेन भी कंफर्म्ड टॉक्सिक हैं, इसलिए गवर्नमेंट इन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। सेफ ऑल्टरनेटिव मेलॉक्सिकाम है। वल्चर्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा क्या खास होता है कि वो सड़ी हुई लाशें खाकर भी बीमार नहीं पड़ते? उनके स्टमक का एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो एंथ्रैक्स और कॉलरा जैसे डेंजरस बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उनका मेटाबॉलिज्म एक डेड एंड फॉर पैथोजेंस है। वल्चर रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? क्या वल्चर्स वहां सच में आते हैं? ये एक डेजिग्नेटेड फीडिंग साइट है जहां साइंटिस्ट और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स सर्टिफाइड ड्रग फ्री कैरकेसेस रखते हैं। और हाँ, ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। वल्चर्स वहां आते हैं। इससे रिसर्चर्स को भी हेल्प मिलती होगी। हाँ, उन्हें सेफ फूड मिलता है और रिसर्चर्स को उन्हें मॉनिटर करने का मौका। पॉपुलेशन 99% गिरने के बाद क्या जेनेटिक बॉटलनेक का खतरा नहीं है? बिल्कुल है। जब पॉपुलेशन इतनी कम हो जाती है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, जिससे स्पीशीज बीमारियों के लिए और कमजोर हो जाती है। इसलिए कैप्टिव ब्रीडिंग में जेनेटिक मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
गवर्नमेंट ने डिक्लोफेनाक बैन कर दिया तो ये अभी भी प्रॉब्लम क्यों है? वेटरनरी यूज पर बैन है, लेकिन ह्यूमन यूज के लिए अभी भी अवेलेबल है। अच्छा, ये लूप होल है। हाँ, कुछ लोग इलीगल तरीके से ह्यूमन यूज वाली दवा को बड़े वायल्स में खरीदकर जानवरों पर इस्तेमाल करते हैं। इस लूप होल को बंद करना जरूरी है। चलो इसको प्रैक्टिस करो। The Indian vulture crisis was caused by the veterinary drug diclofenac, an NSAID that causes renal failure in vultures. In short, India's vultures, nature's most efficient cleanup crew, were nearly wiped out by the painkiller diclofenac, leading to a public health crisis and prompting a nationwide ban and conservation breeding programs. तो दोस्तों, what an incredible journey! आज का हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड स्पीशीज रिकवरी इनिशिएटिव्स इन इंडिया। हमने देखा कि कैसे एलिफेंट्स को कीस्टोन स्पीशीज के रूप में हैबिटेट लॉस से बचाना जरूरी है। ग्रेट वन हॉर्न राइनो की कहानी ने हमें बताया कि फोकस्ड एफर्ट्स से स्पीशीज को वापस लाया जा सकता है। गैंजेस रिवर डॉल्फिन हमारी नदियों की सेहत का आईना है। क्रोकोडाइल्स को बचाने के लिए उनके अलग अलग हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। टोटल्स की सर्वाइवल की रेस जमीन और समुद्र दोनों पर लड़ी जा रही है। और वल्चर्स ने हमें सिखाया कि इकोसिस्टम का हर एक हिस्सा कितना कीमती होता है। अब तुम्हारे लिए कुछ क्विक क्वेश्चंस, बिना पीछे देखे जवाब देने की कोशिश करना। 1. एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या होते हैं और उनके लिए 2 बड़े थ्रेट्स क्या हैं? 2. IRV 2020 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? 3. गेंजीज डॉल्फिन देख क्यों नहीं सकती और वो शिकार कैसे करती हैं? 4. घड़ियाल और मगर क्रोकोडाइल के स्नाउट में क्या फर्क है? 5. अरीबाडा क्या है और ये कौन सी टर्टल स्पीशीज से जुड़ा है? और 6. वल्चर क्राइसिस का मेन विलन कौन सा ड्रग था और उसने वल्चर्स को कैसे मारा? और अब आपके लिए एक फाइनल थॉट। आज हमने देखा कि इन सभी स्पीशीज के लिए सबसे बड़ा खतरा आमतौर पर ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। अ स्पेस, अ रोड, अ डैम, अ ड्रग। तो सोचें, क्या कंजर्वेशन सिर्फ जंगल में होता है या इसकी शुरुआत हमारे चॉइसेस से होती है? और आपके लिए आज का चैलेंज, पिक एनी वन एनिमल वी डिस्कस टुडे। उसके बारे में एक 2 मिनट की प्रेजेंटेशन तैयार करो। उसकी सबसे बड़ी थ्रेट क्या है और एक कंजर्वेशन इनिशिएटिव जो उसकी हेल्प कर रहा है, और इसे जोर से आउट लाउड प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस करो। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपके पास भी कंजर्वेशन से जुड़ी कोई स्टोरी है तो शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगली बार मिलेंगे एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। दोस्तों,